प्रकृति का अमूल्य उपहार, 100% शुद्ध शहद। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में कल खुलेंगे स्कूल। उडुपी में 14 फरवरी सुबह 6 बजे से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू। बीजेपी ने हिजाब विवाद को बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। हिजाब विवाद के बीच ओवैसी ने कहा, इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी बनेगी प्रधानमंत्री। बीजेपी ने किया पलटवार। मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं। ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी। हिजाब मामले में फारूक और महबूबा की एंट्री। फारूक बोले, कुछ कट्टरपंथी बढ़ा रहे विवाद, तो महबूबा ने कहा, सारा विवाद चुनाव के लिए। कहीं ना कहीं इसके तार जो है यूपी इलेक्शन के साथ मिल रहे हैं। यूपी के दूसरे चरण में कल 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान। कल ही उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जी न्यूज पर सुबह 6 बजे से बड़ी कवरेज। लुधियाना में सीएम चन्नी पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रहार। बोले, जो पीएम को सुरक्षा नहीं दे सकता वो पंजाब को क्या सुरक्षा देगा। देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आए, उसका रूट सुरक्षित नहीं रख सकता। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने बढ़ाए सैनिक। अमेरिका के सभी सैनिक वापस। इजरायल ने यूक्रेन से सभी नागरिकों को बुलाया। और एक दिन याद रखना, तुम कांट की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ये लोग जिन्हें क्या क्या सोचते रहते हैं और सोचने का कोई पार नहीं होता। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही बने। एक तो यूपी इलेक्शन के लिए हो रहा है, दूसरा ये यहाँ नहीं रुकेगा। इसके बाद जो हमारी और निशानियां हैं उनको अटैक किया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तानी होना काफी नहीं है, उनके लिए बीजेपी होना ज्यादा जरूरी है, जो वो बनना नहीं चाहते। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं हिजाब के नाम पर। ये कुछ कट्टरपंथी हैं, इनको की ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। अल्लाह करेगा एक दिन ये खत्म हो जाए। हिजाब और इस्लाम को जो लोग एक तराजू में रख के देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना तो हिजाब से इंसाफ कर रहे हैं, ना इस्लाम के साथ इंसाफ करेंगे। क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। सीधा सा पोल क्वेश्चन है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी ने क्या हिजाबी पीएम वाला बयान दिया है? एक बार फिर ध्यान से सुनिए, सवाल आज का आपके लिए यही है, क्या वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? जिस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिया गया है, आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote। एक बार फिर से दोहराते हुए, znews.com/vote के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए और आपकी राय हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि लगातार आप जानते हैं चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है और उस दौरान किस तरह की बयानबाजी की जा रही है। इससे पहले 80 वर्सेस 20 की बात की जा रही थी, योगी आदित्यनाथ का बयान जिसे लेकर काफी चर्चा रही, और अब लगातार ये इस तरह के बयान, हिजाब का जो मामला है उसे तूल देने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए क्या ओवैसी ने हिजाबी पीएम वाला बयान दिया है। तो नमस्कार, आपके
साथ मैं आदिति त्यागी हूं। ताल ठोक के आप देख रहे हैं सवाल सीधा सा आपके स्क्रीन पर लगातार हम उठा रहे हैं कि क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी ने ये हिजाबी पीएम वाला बयान दिया है। सवाल का आधार आप समझ ही गए कि किस तरह से इस वक्त चुनावी माहौल, जैसा कि विरोधी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि चुनावी माहौल का फायदा उठाने के लिए बीजेपी द्वारा ये हिजाब वाला विवाद क्रिएट किया गया है। अभी आपने हमारी रिपोर्ट में फारूक अब्दुल्ला का रिएक्शन सुना, महबूबा मुफ्ती। सोचिए जरा, कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों का ये विवाद लगातार सड़कों पर प्रदर्शन के तौर पर, मुर्शिदाबाद में किस तरह की हिंसा की तस्वीरें आई वो आपने लगातार जी न्यूज पर देखी हैं कि किस तरह से हिजाब को लेकर ये विवाद हिंसक वहां पर हुआ। स्कूल पर पथराव की तस्वीरें आई। साथ ही जयपुर से भी चाकसू से एक लड़की के हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। देखिए, ये मुर्शिदाबाद की वो तस्वीरें जिनका जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ। इन तस्वीरों को देखकर आपको खुद जहन में आपके ये सवाल आएगा कि आखिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो हिजाबी पीएम की बात यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अब ये समझ से परे है कि चुनावी माहौल को और गरमाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। जल्दी से आपको सवाल दिखाते हैं। हम लगातार इस मुद्दे पर बहस करते आए हैं कि इस देश को संविधान से चलाया जाएगा या फिर इस देश को शरीयत से चलाया जाएगा। ताल ठोक के आज भी सवाल यही है, क्या हिजाबी पीएम के पीछे चुनाव है, क्या इसकी टाइमिंग चुनावी है। पीएम पद का ड्रेस कोड हिजाबी पीएम, किस तरह की बातें वो भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कर रहे हैं। पद से नहीं, क्या अब हिजाब से होगी शिनाख्त, हिजाब से पहचान होगी, ये भी सवाल उठता है। और साथ ही सवाल ये भी उठता है कि संविधान में समान तो फिर हिजाब का क्या काम, क्योंकि जो लोग लगातार माइनॉरिटीज के राइट्स गिनवा रहे हैं उन्हें ये भी याद दिलाने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है और संविधान कैसे राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। हमारे साथ इस वक्त रोशनी है, रोशनी कुशल है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ है। ये सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हिजाबी पीएम, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है कि जिसकी जो सोच हो, जिसकी जैसी चाह हो, वैसा कपड़ा पहन सकता है। प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है और राहुल गांधी जी ने भी कहा है, लेकिन अभी चुनाव है और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दा घुमाने की कोशिश कर रही है। मुद्दा जॉब है, लेकिन ला क्या रहे हैं मुद्दा हिजाब। रोशनी जी, शायद आपने सुना है ये स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी का है। हिजाबी पीएम की बात असदुद्दीन ओवैसी ने की है, जिसने भी की है, लेकिन अभी मुद्दा चुनाव का है। अभी जनता को जॉब की बात नहीं, आपने कहा कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है, में लगातार बढ़ती जा रही है, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं और इस समय जॉब पे बात ना होकर हिजाब पे बात हो रही है, जो कि बहुत गलत बात है। हमारा देश एक गहरे अंधकार में डूबने वाला है। ये आपने अपनी पार्टी के वर्कर्स से कहा कोलकाता में जो सड़क पर आ गए थे, आपने कहा था उनसे? तो हर कोई आया हुआ है। आपकी पार्टी के नेता तो सर्वोच्च अदालत भी पहुंच गए, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट को इस पर फैसला लेना है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति को भी इस पे बयान देना पड़ रहा है, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा बनाया जा रहा है जस्ट बिकॉज अभी चुनाव है। अभी बेरोजगारी पे बात ना होकर, गरीबी पे बात ना होकर, भुखमरी पे बात ना होकर हिजाब पे आखिर बात हो क्यों रही है? एक सेकेंड, ऐसे तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट पाकिस्तान कोर्ट कर लेता है। मैम, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान कोर्ट कर लेता है। अब अमेरिका क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, उस हिसाब से ये देश चलेगा या देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उस हिसाब से इस देश को चलना चाहिए? देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उस हिसाब से इस देश को चलना चाहिए। लेकिन पिछले कई 100 वर्षों से जो लड़कियां अपने स्कूल जाती हैं यूनिफॉर्म में, उसके ऊपर अपना बुर्का पहन के जाती है, क्योंकि मुस्लिम धर्म, उनके घर के संस्कार उन्हें इजाजत नहीं देते कि आप बिना हिजाब पहने घर से निकलें। अगर उन्हें हिजाब पे बैन लग जाएगा तो मैं आपसे किसने कहा ये? दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि उनकी पढ़ाई रुक सकती है।
तो पहले लोगों की सोच बदलना या आपने पहले लोगों के जो धर्म है उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैम, फंडामेंटलिस्ट के सामने, आप रूढ़िवादियों के सामने, आप रेडिकल्स के सामने सरेंडर करने के लिए कह रही हैं। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? उनकी शिक्षा रुक जाएगी, उनकी शिक्षा रुक जाएगी। क्योंकि शिक्षा क्यों रुक जाएगी? आप रेडिकल्स के सामने सरेंडर कर देंगे या रेडिकल्स से लड़ाई लड़ेंगे? निगहत अब्बास बीते 4-5 दिनों में मैंने रोज सुना है और केरल के गवर्नर से कल हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि बहुत एक बड़ा तबका, उन्होंने तो खैर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी नाम लिया, उन्होंने कहा वो नहीं चाहते लड़कियां घर से निकले, वो नहीं चाहते लड़कियां पढ़ाई करें, वो नहीं चाहते कि एक बड़ा तबका इस समुदाय का ऐसा हो जो उसके कंट्रोल से परे हो, इसलिए बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। देखिए कितने दुख की बात है आदिति जी कि आज नेता कांग्रेस की बैठकर यहां पर टीवी आपके और मेरे सामने, पूरी जनता, पूरे देश के सामने इतनी रिग्रेसिव थॉट का सपोर्ट कर रही हैं कि बच्चियों की पढ़ाई रुक जाएगी अगर हिजाब वो पहनकर नहीं आ सकेंगी, जिसकी इन लोगों को मुखालिफत करनी चाहिए, जिसके खिलाफ इनको खड़ा होना चाहिए कि नहीं, अगर हिजाब नहीं तो क्या हुआ, पढ़ाई होना जरूरी है, बोलना चाहिए। वहां ये कह रहे नहीं, पहले तो हिजाब होना चाहिए वरना बच्चियों की पढ़ाई रुक जाएगी। तो क्या अंतर है इनमें और उन कट्टरपंथियों में? मैं नहीं जानती। रोशनी जी, मैं इनके बीच, आदिति जी मैं इनके बीच में नहीं बोली, प्लीज इन्हें चुप करा दीजिए। मुझे कल तक आदिति जी एक सेकंड रुकिएगा, क्या कह रही है, कौन सी आयत बदलना चाहती है? एक सेकंड रुकिए निगहत अब्बास, एक सेकंड रुक जाइए ना, एक सेकंड रुक जाइए निगहत अब्बास, कौन सी आयत बदलना चाहती है, क्या कह रही है? कुरान की पवित्र आयत 24.31 और 24.33 में साफ लिखा है कि एक लड़की को अपना सर का ये एरिया और चेस्ट एरिया ढका हुआ होना चाहिए। जब आप मुसलमान होते तो आपको समझ आता, मैं बताती हूँ क्या होता है उसका मतलब। एक रिक्वेस्ट है मेरी, कल हमने आरिफ मोहम्मद खान से बात की थी, केरल के गवर्नर है, उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया था, इंटरव्यू का वो अंश आप निकाले। निगहत अब्बास अभी आप जवाब दें इस पर। ठीक है आदिति जी, पहले तो मैं इन मोहतरमा को बता दूं कि आप जानकार होंगी इस्लाम की, बहुत अच्छी बात है, पर रोशनी जी आपसे बेहतर जानकारी रखती हूं। जब हिजाब का जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ने किया ना, तो उनका साफ मतलब था मॉडेस्टी और चैस्टिटी के साथ ड्रेस करना, यानी प्राइवेट पार्ट्स को कवर करना और एक उस तरीके से कपड़ा या पहनावा रखना जिससे आपके बॉडी पार्ट्स रिवील ना हो। बालों का पर्दा, चेहरे का पर्दा, सर पे कपड़ा रखना, बुर्खा पहनना, हिजाब पहनना, निकाब पहनना, ये यहां हिंदुस्तान में क्या किसी भी विश्व में ये कुरान पाक में नहीं लिखा। हाँ, अरब जैसे देशों में ये पहनना जरूरी उन लोगों के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे धूल मिट्टी होती है, मौसम इतना गर्म रहता है कि मोहतरमा में प्रेशर में पहन रही हैं। आपका कहना ये मुसलमान के लिए खड़ा हो रही है और मुसलमान को बोलने नहीं दे रही है। आदिति जी ने चुप करा दी ना, हिजाब पहन रही है। अरे एक सेकंड प्लीज, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। रोशनी जी लड़कियां पहन रही है हिजाब, उनकी चॉइस है। अच्छा निगहत अब्बास गलत कह रही है, ठीक है मैम, आप सही कह रही हैं, ठीक है मैम, ठीक है, आप सही कह रही हैं। एक सेकंड, चलिए आप यहाँ पे ठीक कह रही है। एक सेकंड, तो आपके हिसाब से आपने क्वीन रानिया का नाम सुना है? मैम क्वीन रानिया के बारे में जानती है रोशनी जी आप? हाँ जी, क्वीन रानिया कौन है मैम? क्वीन रानिया इंग्लैंड की महारानी है शायद। मैम आप थोड़ा सा इस पे पढ़ लीजिए, क्वीन रानिया, जब मैं कह रही हूँ क्वीन रानिया कौन है और मैं आपसे ये सवाल क्यों कर रही हूँ और इस संदर्भ में क्यों कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा वक्त देती हूँ, सारे पैनलिस्ट का कमेंट ले लेती हूँ, आप इसे देख लीजिए, उनका इंग्लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। निगहत अब्बास 20 सेकंड्स में कंप्लीट कर लीजिए, और मोहम्मद साहब के वंशज कौन है, कौन सी फैमिली है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्वीन रानिया का जिक्र क्यों कर रही थी। निगहत अब्बास 20 सेकंड, उसके बाद आदिति जी प्लीज इन्हें बोलिएगा, मुझे टोके ना। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह रही थी कि कल तक मुझे लग रहा था कि ये एक धार्मिक एजेंडा, पर नहीं, कांग्रेस की नेता ने इस बात को प्रूव कर दिया कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है। असल में क्या है ना, कांग्रेस विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ना ही भ्रष्टाचार हो रहा है, ना ही दंगे फसाद हो रहे हैं। तो इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखी है जिसके माध्यम से ये मुद्दे मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे शाहीनबाग मैन्युफैक्चर किया, किसान आंदोलन मैन्युफैक्चर किया, अब इन्होंने हिजाब का मुद्दा मैन्युफैक्चर किया, कैसे मुसलमान बच्चों को घर उठाया जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख लेंगी, अगर मुसलमान बच्चे, इनको रसगुल्ला खिलाओ, इनका मुंह बंद करो। आदिति जी
आदित्य जी अरे आप बताइए कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं, आपसे जो कहा जा रहा है आप लोग मुद्दे पर रहिए और बात कीजिए। थैंक यू। बहुत सिंपल सी बात है कि इन लोगों ने क्या करा है कि अब मुद्दा मैन्युफैक्चर किया हिजाब की, कैसे मुसलमान बच्चियां पढ़ लिख ना जाएं, क्योंकि पढ़ लिख लेंगी तो विकास और तरक्की के लिए मोदी जी को वोट कर देंगी, मुसलमान परिवार आगे बढ़ जाएगा, इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अब कैसे उसको खराब किया जाए, कैसे मुसलमान बच्चियों को और फैमिलीज को पीछे खदेड़ा जाए ताकि वो इनका वोट बैंक बने रहे, चलो उन्हें मदरसों के कुएं में डाल देते हैं। इसलिए मोहतरमा ने कहा कि हिजाब नहीं पहनेंगी तो स्कूल कैसे आएंगी, उनकी पढ़ाई रुक जाएगी, इसीलिए मैडम सपोर्ट कर रही है। मोहतरमा आप मुझे बात बताओ, आप मुसलमान की इतनी सिरमौर बनकर बैठी हो, आपने तो बहुत इस्लाम पढ़ा है, क्यों एक सानिया मिर्जा के बाद हिंदुस्तान में दूसरी कोई स्पोर्ट्स वुमेन इस्लाम से नहीं आई, मुसलमान से नहीं आई? ऐसा तो है नहीं ना कि क्रिकेट एसोसिएशन ने जो विमेंस क्रिकेट टीम है वहां मना कर दिया गया, एक बच्ची मुसलमान नहीं है। हॉकी जो देश का इतना राष्ट्रीय गेम है वहां विमेंस टीम में एक मुसलमान नहीं है। नहीं है क्योंकि आप लोगों ने रोक कर रखा, क्योंकि आप लोगों ने हिजाब से डरा कर रखा। होती ऐसा नहीं है मुसलमान बच्चियों में टैलेंट नहीं है, लेकिन आप बोलना चाहूंगी शादी करें, बच्चे पैदा करें और बैठकर नल्ली नहारी पकाएं और कोई काम नहीं है। आप लोगों ने मुसलमानों को पीछे खदेड़ने का काम करा है। आप लोगों का वोट बैंक का लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो गया हो। एक सेकंड तो मैं चाहती हूँ जी न्यूज से आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा था, एक बार वो सुनवाएं अपने दर्शकों को, एक बार सुनवाएं। अभी मैडम आयत की बात कर रही थी, जरा एक सेकंड आरिफ मोहम्मद खान साहब का रिएक्शन, उनसे यही पूछा था मैंने। हिजाब, कुरान, 5 पिलर्स जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है कि 5 अरकान हैं, यानी 5 स्तंभ हैं, 5 खब्बे हैं, वो बुनियादी हैं। उन 5 में कहीं दूर दूर तक भी, जिसे आप पहली बात तो हिजाब का शब्द ही महिलाओं का जो वेशभूषा है उसके संदर्भ में प्रयोग ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इनकी बात मान लें तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर इनका बात मान ली जाए कि ये मुसलमान होने के लिए, इस्लाम की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, तो इसका नुकसान किसे होगा? जो आज मुस्लिम महिला आईपीएस ऑफिसर है, जिसने एयरफोर्स ज्वाइन की है, जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज में है, वो सिक्योरिटी सर्विसेज अपनी अदा करेगी हिजाब लगाकर। तो ये एक साजिश है जिसका मकसद है पिछले आजादी के बाद से लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं, पहले तो वो अंग्रेजी की शिक्षा के खिलाफ थे, लेकिन पिछले 50 साल से उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी कि मुस्लिम महिलाएं घरों से ना निकलें। आज भी उनके फतवे यही हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल से कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और मुस्लिम बच्चियां बड़ी तादाद में स्कूलों में जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। ये हिजाब का जो विवाद शुरू किया गया है, ये एक साजिश है ताकि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा को किसी तरह बंद किया जा सके। चूंकि उनकी मर्जी के खिलाफ 3 तलाक का कानून बन गया है, अब महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, बड़ी तादाद में बड़े पदों पे काम कर रही हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो रिवायती माहौल था वो अब नहीं चल पाएगा। उसको बचाने का एक ही तरीका है, और वो है कि इन मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। हमारे तबस्सुम में हमारे साथ है। हमारे तबस्सुम, क्या कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब? ये जो इन्होंने व्याख्या की, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं या आपको इस पर आपत्ति है? जी अदिति जी, आपका सवाल पूछिए। सर मैंने आपसे यही सवाल पूछा है। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने मैडम स्पष्ट किया जी। क्या मैडम निखात मैडम, आप मैडम तो बैठी हैं पैनल में, शी इज वन ऑफ द पैनलिस्ट। नहीं, मैं ये बता रही हूँ आपको कि मुझे ना आरिफ खान साहब से तो लेना देना है, ना बीजेपी की निगहत अब्बास मैडम
जिनका नाम मुसलमानों का नाम है, लेकिन वो क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये आरिफ खान साहब भी कोई पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है और ये लोग अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए हैं यहाँ पे। और आप एक फेयर एंकर की तरह एज अ सिटीजन, एज अ मुस्लिम वुमेन जिसको हक है अपना ड्रेस चूज करने का, अगर आप उस तरह मुझसे बात करना चाह रही हो तो बात कीजिएगा, आप सवाल कीजिए अपना। मुझे आरिफ खान साहब से कोई लेना देना नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सबकी इज्जत करती हूँ, ये पॉलिटिशियंस की, लेकिन मैं एक नागरिक हूँ, एक आम नागरिक हूँ, एक मिडिल क्लास नागरिक हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। अपनी आजादी मैम, नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप यहाँ पर डिबेट करने आई है, सुनिए मेरी बात, आपको डिबेट के लिए बुलाया, तर्कों के लिए नहीं, आपसे ये पूछने के लिए नहीं बुलाया कि निगहत अब्बास का नाम क्या होना चाहिए। हम सुनेंगे, हम सुनने के लिए आए हैं और आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ, आपकी जानकारी तार्किक तौर पर दुरुस्त कर देती हूँ। आरिफ मोहम्मद खान एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, वो किसी पार्टी के नेता नहीं है। जस्ट फॉर योर फैक्चुअल करेक्शन, केरला के गवर्नर है। आप उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती तो निजी आक्षेप मत कीजिएगा और मुझे मत बताइए व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज अनफेयर, क्योंकि आप जिससे बात कर रही है ना वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रखती है। अब यही है कि अब आप ही जज बनी बैठी हैं, आप जज बनी बैठी हैं मैडम, आपका शो है। अब मैं कहूंगी तो आप मुझे म्यूट कर देंगे। मुझे जज बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल पूछना सुनिए मैम मेरी बात। मरिया तबस्सुम मैडम, मैं कितनी हिम्मत रखती हूँ इसीलिए बुलाया आपको। मेरी हिम्मत है कि आप इस डिबेट में बैठी हैं, आपको इसीलिए बुलाया गया है। आप मुझे ये बताएं, आर्टिकल 25 से माइनॉरिटी के राइट्स की बात करती हैं, आर्टिकल 14 के बारे में आपकी क्या राय है? जी, आर्टिकल 25 के बारे में और आर्टिकल 14 के बारे में मेरी यही राय है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 जो है मुझे ये राइट देता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और आर्टिकल 25 मुझे ये राइट देता है कि मेरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, आई एम फ्री टू प्रैक्टिस माई रिलीजन। तो आपको किस बात से आपत्ति है ये मुझे बताइए कि मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा ही नहीं है जो आप लोग ये मुद्दा बना रहे हैं। क्या इस छोटे से कपड़े के मेरे पहनने से आपको कोई तकलीफ हो रही है? आपको क्यों कांटा चुभ रहा है अगर मैं ये पहन लूं तो? तस्वीरें ले आइए जरा प्रोटेस्ट की। मैम आप चिल्लाना शुरू कर देती हैं, आप चिल्लाना शुरू कर देती हैं। मैं आपसे तार्किक तौर पे बात करती हूँ, आप चिल्लाने लग जाती है। मैम ऐसे थोड़ी होता है, तार्किक तौर पर तो तर्कों पे बात होती है। करिएगा अगर चिल्लाई हूं तो आर्टिकल 14 सिर्फ आपका राइट गारंटी नहीं करता। बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे आपसे, आप भी अच्छे से बात कीजिए। आधा सच मत करिए। नहीं, मैं आपसे अच्छे से ही बात करी, बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, जैसे मुझे बात करनी चाहिए एक इनवाइटेड गेस्ट से, वैसे ही बात कर रही हूँ। आपने तो आके हमें सर्टिफिकेट बांट दिया 3 लोगों को, कोई बात नहीं। गवर्नर साहब तो इस डिस्कशन में है ही नहीं, उन्हें भी आपने सर्टिफिकेट दे दिया, कोई बात नहीं। आर्टिकल 14 मैम सिर्फ आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं देता है। आर्टिकल 14 अदिति त्यागी को, निगहत अब्बास को, फरहा जी को, संजू वर्मा को, जो भी इस डिस्कशन में आएंगी, सबको राइट टू इक्वालिटी देता है। और जस्ट स्मॉल कन्वीनियंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन टोटैलिटी में आता है, अधिकार भी देता है तो उसके पैरामीटर्स भी डिफाइन करता है, उसकी बाउंड्रीज भी डिफाइन करता है और कर्तव्य भी बताता है। ये आपसे पूछ रही हूं मैं। जी, तो आपका किसी ने हक छीना है? आपका क्या हक छीना जा रहा है ये मुझे बताइए आप। मैम आप मेरे हक के लिए लड़ने आई हैं? हक छीने जा रहा है क्या ये? अगर हिजाब पहन रही हूं, आपका कौन सा हक वायलेट हो रहा है? आप ये बताइए। नहीं, किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। छीना जा रहा है, राइट्स प्रोटेक्ट करता है। हाँ, बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए ना, शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आप मुझे मत बताइए। जिस दिन मेरे अधिकार छीनेंगे मैं सड़क पर नहीं आऊंगी, मुझे पता है मुझे कहां जाना है। मैं इस देश की अदालतों पे भी भरोसा करती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी, और वायलेंस का सहारा नहीं लेती हूँ, तो मुझे पता है। आप मुझे ना बताइए। हमें अदालत पे भरोसा है, अदालत पे भरोसा है। आप ये बताइए। हमें अदालत पे भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है, अदालत सही निर्णय लेगी, हमें यकीन है। जी, हमको अदालत पे भरोसा है। हम अभी बैठ के शो पे जज करने वाले नहीं है, हमको अदालत पे भरोसा है। वो हमारे साथ, उच्चतम न्यायालय हमारे साथ इंसाफ करेगा, हमें इस बात का यकीन है, क्योंकि हमारा कंट्री संविधान से चलता है, किसी पॉलिटिकल एजेंडे से नहीं चलता है किसी के। अगर आज यूपी में इलेक्शन आ गया, एक बवाल खड़ा कर दो। जी नहीं, आप बताइए, अगर आपका हक मारा जा रहा है मेरे हिजाब पहनने से तो मुझे बता दीजिएगा आप। क्या मैं आके आपके सर पे तो हिजाब नहीं पहन रही हूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी, मैं तो यूनिफॉर्म पहनूंगी और ऊपर छोटा सा कपड़ा अपने सर पे बांधूंगी। हाँ, तो यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड का कोई मतलब है स्कूल कॉलेजेस में नहीं है आपके हिसाब से? वही सवाल है मेरा, है या नहीं?
जी जी, अभी होता है। देखिए, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, हजारों बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। मैं कह दूं, तिरुपति जाते हैं हमारे बच्चियां और मुंडन करके आते हैं, हमारे टीचर सिंदूर लगाते हैं, हमने नहीं रोका किसी को। तिरुपति जाकर जब मुंडन करके आते हैं, बच्चियां शर्माती हैं स्कूल में, तो वो सर पे से अपने दुपट्टा पहन लेती हैं। अब आप बोलेंगे नहीं, सबको बराबर है, सब, चाहे वो लड़की को कैंसर की वजह से बाल चले गए, लेकिन वो हिजाब नहीं पहन सकती क्योंकि इसका नाम हिजाब है। हिजाब मत बोलिए, स्कार्फ बोलिए, है ना। कैंसर से किसी बच्ची के बाल चले जाते हैं तो क्या वो स्कार्फ नहीं पहन सकती, है ना। तो आप मेरा राइट कैसा छीन सकते हैं? एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ ए रिलीजन। कहाँ से कहाँ चली गई है मैडम? आप कहाँ से कहाँ चली गई है? थोड़ा सा पढ़िए पुराने जजमेंट्स में अदालत ने क्या कहा। और आपको सिर्फ हिजाब आपको दिखाई दे रहा है, हिजाब सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है। कलकत्ता, समझ लीजिए मेरी बात, चाहे केरला हाईकोर्ट रहा हो या फिर अभी जिस आप कर्नाटक हाईकोर्ट की बात कर रही हैं, उन्होंने किसी भी रिलीजियस अटायर पर पाबंदी की टिप्पणी की है। आपको ये पता होनी चाहिए, अगर आप इस डिस्कशन में आई हैं तो पता होनी चाहिए। लेकिन आप क्योंकि बार बार चुनाव, यूपी में चुनाव, भाजपा, संजू वर्मा है क्या हमारे साथ? एक सेकंड मैडम, आप जवाब लीजिए। अगर किसी को सवाल पूछ रही हो और वो स्कार्फ संजू वर्मा है तो क्या उनको भी आप रोक देंगी? मैं हूँ यहाँ पर। अगर कोई तिरुपति जाके आया है, उसके बाल के मुंडन होते हैं। संजू वर्मा जवाब दीजिए। ये बार बार अरे मैम सुन लीजिए, अब सवाल पूछ लिया आपने तो जवाब तो ले लीजिए प्लीज। मैंने मुझे कोई मसला नहीं है, मसला आप ही को है। बिल्कुल मसला है ही नहीं, मैं भी यही कह रही हूँ। लेकिन आपको मसला भी नहीं है, मसला भी बनाना है, कोर्ट में भी और सड़क पर भी आना है, सब कुछ हो रहा है। आप जवाब ले लीजिए, संजू वर्मा का जवाब लीजिए। हो गया अभी हो गया, अभी आपका टाइम पूरा हुआ अभी के लिए। अब दूसरे पैनलिस्ट को टाइम लेने दीजिए। आप लोग मुसलमानों का दूसरे पैनलिस्ट आज बेटियों का, हिंदुस्तान की बेटियों का हरण करना चाह रहे हैं, जैसा द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। सोचिए भगवान आप हिंदू मुस्लिम मत बनाइए और इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए यहाँ पर बैठकर। आप इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए यहाँ पर। ये हमारा हिस्ट्री है, ये हमारी हिस्ट्री है। आप किस तरह हिंदू मुसलमान कर रही हैं इसमें? आप कह रही हैं कि द्रौपदी को लेकर आ रही हैं। क्या कर रही हैं आप इसमें? मैम क्या कर रही हैं आप इसमें? भड़का रही है लोगों को, उकसा रही है, भड़का रही है, उकसा रही है। सवाल पूछो, जवाब लीजिए। आपत्ति हो रही है। पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल एंडोर्स नहीं करता उसे, और मैं वक्त जाया नहीं करूंगी दर्शकों का। संजू वर्मा जवाब दीजिए प्लीज। संजू वर्मा की आवाज इस तरह से नहीं, क्योंकि मैं उनकी आवाज क्लियरली सुन नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या बोल रही है। प्लीज सॉरी। संजू वर्मा, उनके दो सवाल हैं। वो कह रही हैं बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगा रही है मैम, और दूसरी बात वो कह रही है चुनाव के लिए आप ये सब करें। अदिति जी, मेरी आवाज क्लियर सुन रही है आपको? बिकॉज कुछ दिक्कत थी ऑडियो में। ओके, पहली बात तो ये मैं इन मोहतरमा को कहना चाहूंगी कि जैसे अदिति जी ने कहा, मैं ये वार्तालाप सुन रही थी पिछले 10-15 मिनट से। पहली बात तो ये कि हिजाब पर एक ब्लैंकेट बैन नहीं है। ये पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज जहां कर्नाटका से ये सारा मामला शुरू हुआ, वहां पर कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट ऑफ 1983 के तहत एक यूनिफॉर्म कोड है कि जब बच्चे स्कूल या कॉलेज आए तो उनको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहननी है। तो पहली बात तो ये कि ये कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट का एक रूल है, और स्कूल कॉलेज में रूल का पालन करना हर शिक्षक का फर्ज बनता है, हर स्टूडेंट का भी फर्ज बनता है, हर टीचर का भी फर्ज बनता है। दूसरी और अहम बात, फरवरी 2021 में कर्नाटका के इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एक मेमोरेंडम सर्कुलेट किया गया, और सारे स्टेक होल्डर जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने साइन किया ये मेमोरेंडम कि हाँ, स्कूल के अंदर हिजाब नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनेंगे। तीसरी बात, आपने बार बार संविधान की बात कही, तो मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ। 3 बड़ी जजमेंट आई हैं पिछले कुछ दशकों में। एक है 1996 मॉली जोसेफ वर्सेस जॉर्ज सेबेस्टियन, एक है नवंबर 2021 का गुरप्रीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक है विश्व मदन लोचन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन तीनों जजमेंट्स में यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, हम मानते हैं। ये बात पुट्टुस्वामी जजमेंट में भी कही गई है, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ शब्दों में कही इन तीनों जजमेंट में कि एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, और सेंटर का, केंद्र सरकार
सरकार का, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की हो, जहां एजुकेशन का मामला है वहां राज्य सरकार तय करेंगे कि एक स्कूल, एक कॉलेज में क्या पहनावा होगा, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो पहली बात तो ये कि ये कहना कि ये बीजेपी का बनाया हुआ षड्यंत्र है, गलत है। कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट के तहत एक डिसीजन लिया गया और स्टूडेंट्स को वो पालन करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। आपको और एक चीज याद दिलाती हूँ, केरला मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी 150 स्कूल और कॉलेज मैनेज करती है। 2019 में केरला मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने हिजाब पहनना बैन किया 150 इंस्टीट्यूशन में जहां पर वो मैनेज करते हैं, पर तब किसी ने चूं तक नहीं भरी। बॉम्बे हाईकोर्ट 2003 में, मद्रास हाईकोर्ट 2006 में, केरला हाईकोर्ट 2018 में, सुप्रीम कोर्ट 2015 में साफ शब्दों में हिजाब इज नॉट नीडेड। इनफैक्ट आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है और मैं ये रिकॉर्ड पर कह रही हूँ, योर फेथ विल नॉट वैनिश इफ यू डू नॉट वेयर हिजाब एंड डू नॉट मेक दिस इनटू एन ईगो इश्यू। अहंकार का मुद्दा मत बनाइए। यदि आप हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं आएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मोहतरमा, एक तरफ आप संविधान की दुहाई देती हैं, दूसरी तरफ संविधान और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उनको आप नकारती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो मानिए मैडम, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, डिसिप्लिन की बात है। आपके घर पर कोई खटखटाए और उसके मुंह पर बुर्खा या उसने कुछ ओढ़ा हुआ है, क्या आप दरवाजा खोल देंगी? मामला अभी सब क्या आप दरवाजा खोल देंगी? पुराने जजमेंट्स को लेकर आप कोट कर रहे हैं। बिना आइडेंटिटी जाने अपना घर का दरवाजा जवाब देना चाहिए, जवाब ले लीजिए। बिना आइडेंटिटी जाने अपना घर का, ये तो भाषण हो गया आपका बहुत लंबा सा, और मैंने सुना संजू जी बहुत अच्छा भाषण दिया है आपने। ये तो पूरी लेक्चर लॉ की क्लास हो गई, मुझे नहीं पता था लॉ की क्लास में जा रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छे से आपने कोट किया है। मैं तो कोई लॉ के स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, मुझे उतना पढ़ना आता नहीं आपके उतना। यदि कोई बुर्खा या शॉल पहनकर कोई आदमी या औरत है, आपके घर में जवान बच्चियां या बच्चे हैं, मुझे पता है मामला सब जुडिस है, आप पुराने जजमेंट के हिसाब से बात कर रही हैं। आप पहले जवाब दो, आपके घर के अंदर क्या मैं घुस सकती हूँ बिना अपनी आइडेंटिटी बताए? आपके घर के अंदर घुसूं? आप बता रहे हैं कि नकाब, आप नकाब की बात कर रहे हैं। लोगों को घर के अंदर आपके इजाजत है आने के लिए नहीं, तो स्कूल में कैसे इजाजत होगी? कॉलेज में बिल्कुल डिसिप्लिन नामक जी। आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को ब्रश अप कीजिए। आपका प्रिपरेशन लॉ में जितना प्रिपरेशन करके आई है उसी तरह हिजाब क्या है, निकाब क्या है देख लीजिए। आप देखिए कि हिजाब का डेफिनेशन क्या है, निकाब का डेफिनेशन क्या है। निकाब है चेहरे का कवर, बात निकाब की नहीं हो रही है, बात हिजाब की हो रही है। अदिति जी ये जब बोल रही थी मैंने इनको एक बार भी नहीं टोका। लॉ की क्लास की आपको ठीक है संजू जी, मैंने आपको भी टाइम दिया मैम, उनको भी आपको भी टाइम दिया, उनको भी टाइम दिया। मैं फराह जी को लेके आऊंगी, मैं यहाँ पे मैम अब फराह जी को लेके आऊंगी। प्लीज बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं संजू जी। फराह जी बिल्कुल मैम, आपने अपना पॉइंट रखा, वी हर्ड योर पॉइंट, वी हर्ड योर पॉइंट। संजू जी आपने यही कहा जब पुराने जजमेंट्स का आप लिहाज नहीं कर सकते, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई कैसे देते हैं? फराह जी असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट पे वापस लौटना चाहती हूँ। हिजाबी भी है, इस तरह का स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है? संविधान ने तो कहा नहीं कि भाई प्रधानमंत्री की ये प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए कोई यूनिफॉर्म है, ये तो कहा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी ना मैम। इस देश में देखे हैं अलग अलग प्रधानमंत्री देखे हैं, महिला प्रधानमंत्री भी देखी हैं, कुछ भी डिफाइन तो किया नहीं है। लेकिन जब इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है और ऐसे टाइम पर दिया जाता है जब इस देश में चुनाव हो रहा है, तो फिर सवाल उठते हैं। अदिति एक्चुअली क्या है, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है, और ये जो आप ये लोग जो कह रहे हैं कि ये साजिश है और चुनाव के टाइम पे ऐसा होता है, तो मेरे सवाल ये है कि चुनाव के टाइम पे इस हिजाब को मुद्दा बनाया किसने? इस हिजाब को मुद्दा बनाया सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने। यूपी के जो कैंपेन हुए हैं और इस कैंपेन में उन्होंने जितना भी जगह स्टेटमेंट अपने दिए हैं, उन्होंने उस पूरे स्टेटमेंट में कहीं मुस्लिम एजुकेशन की, मुस्लिम डेवलपमेंट की, मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं की है। बस अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर,
और मोदी और मोहन भगवत, बस इतने में ही इनकी स्पीच सिमट जाती है। और उन्होंने ही अपनी स्पीच में सबसे पहले कर्नाटका का हिजाब को मुद्दा बनाया, उसके बाद में ये इतना फैल गया कि आज ये इंटरनेशनल लेवल का एक इशू बन गया है। और मैं मारिया तबस्सुम को मैं बताऊं, जैसे वो संजू वर्मा से कह रही थी कि आपने लॉ पे प्रिपरेशन किया है, आप जो है आपको पता नहीं है नकाब का, हिजाब का, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो कलाम पाक है चैप्टर 24 सूरह नूर जो है वो उसके वर्स नंबर 31 का जिक्र हो रहा है। तो वर्स नंबर 31 जो है वो औरतों के लिए नाजिल हुई है, लेकिन उससे एकदम पहले की जो वर्स है वर्स नंबर 30 वो मर्दों के लिए नाजिल हुई है। और जो अल्फाज वर्स नंबर 31 में यूज हुए हैं, जितना जो ऑर्डर जो है वो जितना कमांड औरतों को दिया गया है उतना ही कमांड मर्दों को भी दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हमें वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, यहाँ शरिया का गवर्नेंस नहीं है, यहाँ संविधान से मुल्क चलता है, तो संविधान से ही चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। और अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं जिसकी आड़ ये लोग भी लेते हैं कि आर्टिकल 25 हमें गारंटी करता है, तो आर्टिकल 25 जो है वो इंटीग्रल पार्ट जो हमारे रिलीजन के हैं उसको गारंटी करता है। आप हर चीज को तो शरीयत से जोड़ देते हो और फिर हर चीज की जो कहते हो कि भाई ये आर्टिकल 25 में गारंटी है, प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल उलझाने वाली बात है। अगर ये शरिया का पार्ट है और इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, तो मैंने कल भी डिबेट पे बहुत सारे लोगों को सुना है, वो सब ये औरतें भी यही कहती हैं कि इट इज माई चॉइस, मैं पहनूं या ना पहनूं। तो आप शरीयत में ये वाली बात तो कह ही नहीं सकती कि ये मेरी चॉइस है, मैं पहनूं या ना पहनूं। और ये औरतों से कोई जाकर के ये पूछ ले कि दो इश्यूज पे ये तमाम औरतें सड़क पर के निकल के आई हैं, एक सीएए का और दूसरा ये हिजाब का। ये दोनों के दोनों इश्यूज जो हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं। इतनी तादाद में कभी औरतें पॉलीगैमी के लिए नहीं आई, इतनी तादाद में कभी औरतें ट्रिपल तलाक के लिए नहीं आई, क्योंकि ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी मुसलमान औरतों ने उठाया, हमारे जैसी औरतों ने उठाया और उसको डिसाइड हुआ। और यास्मीन फारूकी हमारे साथ है, उनका लेना चाहती हूँ, प्लीज मैम एक कमेंट उनका लेना चाहती हूँ। हिजाबी प्रधानमंत्री यास्मीन फारूकी जी बोले, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, ये ओवैसी साहब के स्टेटमेंट पर आपकी कोई राय है, कोई थॉट है, कोई थिंकिंग है, कुछ कहना चाहेंगी आप? हिजाबी प्रधानमंत्री? नहीं, उनकी अपनी राय है, मैं उन पे क्यों राय दूंगी? अपनी आप हर इंसान की अपनी जाती राय हो सकती है, तो मैं क्यों अपनी राय उन पे थोपूं या उस पर टिप्पणी करूं? वो मेरा काम नहीं है। वो दिल चाहे वो बोल सकते हैं, अगर कल वो मेरी बात पे राय देंगे तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मैं उनकी बात पे, मेरी अपनी जाती बात होती है, अपनी राय होती है। हाँ मैम, तो हिजाब पर आपको बीजेपी की कारस्तानी दिखाई देती है, लेकिन जब वो हिजाबी पीएम की बात असदुद्दीन ओवैसी करते हैं तो मैम तब उस पर आपकी कोई राय नहीं होती है। मैम ये तो फिर कैसे? तो दो अलग बात हुई ना। अदिति, मेरी राय मेरी बहनों के लिए है, मेरी पर्सनल राय। मैं, आपने देखा होगा ना, मैं धर्म पे बात करती हूँ। मेरी एक पर्सनल राय है कि कोई बच्ची, अगर, मैंने आपको पहले भी कहा है, हम स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हम भजन भी गाते हैं, हम प्रार्थना भी पढ़ते हैं, क्या वो संविधान में लिखा हुआ है क्या? फिर दूसरी बात, जो संविधान का लोग गाना गाते हैं, क्या संविधान में कुछ ऐसा है कि स्कूल में ड्रेस कोड होना चाहिए? कहीं संविधान में ये लिखा हुआ है क्या? शायद मेरी मालूमात कम हो तो बता दीजिएगा मुझे। तीसरी बात ये है कि हमने भी स्कूल में पढ़ा है, हमारी छोटी बहन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है मैम? नहीं मैम, यूनिफॉर्म का मतलब आपका बनाया हुआ एक मिनट। अच्छा, मेरा यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक से कपड़े पहन के जाना। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक से कपड़े पहन के जाना, एक से एक नजर आना। अब आपने ठीक बात की, मैंने शायद गलत सुन लिया होगा क्योंकि मैं ज़ूम पे हूँ। क्या कह रही है? मसला मेरा ये नहीं है कि वो, देखिए, मेरा मसला ये नहीं है कि मजहब क्या कह रहा है, धर्म क्या कह रहा है। मेरा मसला ये है कि अगर मेरा दिल चाह रहा है
मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो भजन भी पढ़ाए जाते थे, प्रार्थना भी होती थी, और हम सब दिल चाहने से स्कूल नहीं चलेगा ना मैम, दिल चाहने से पढ़ाई नहीं होगी, दिल चाहने से फोर्सेस नहीं चल सकते। एक बड़ी खबर है यास्मीन जी, वापस आपको फ्लोर दे दूंगी मैं। डिसिप्लिन मैम जरूरी होता है मैम, प्लीज प्लीज यास्मीन मैम, मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी। भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैम आपको वापस फ्लोर दूंगी यास्मीन मैम, प्लीज ये खबर मैं पहुंचा दूं दर्शकों तक, उसके बाद वापस आपको फ्लोर दूंगी। हिजाब विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। पहले भी उनके द्वारा कहा गया, फिर से दोहरा रहे हैं, भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले ये समझ लें कि इस देश में संविधान है और देश संविधान के हिसाब से ही चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा। ये ट्वीट किया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। यास्मीन जी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद संजू वर्मा प्लीज जल्दी। जी अदिति, आप आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शरीयत से नहीं चलेगा, इसलिए कि ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। 100% मैं कहती हूँ ये श्योर है कि शरीयत से नहीं चलेगा, पर औरत को जबरदस्ती थोप भी नहीं सकते आप। एक छोटे से स्कार्फ पे इतना बवाल कि कोई औरत अगर बच्ची स्कार्फ पहन के जा रही है, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि अगर उन बच्चियों को उन स्कूलों से कॉलेजों से वापस भेज दिया गया, बच्चियों को स्कार्फ में क्यों बंधे हुए देखना चाहती है? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि 3 लाइन में आप मुझे समझा पाए, आप बच्चियों को स्कार्फ में क्यों बंधे देखना चाहती है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। जब तक वो ऐसे कपड़े, जब तक मैम सुनिए, जब तक वो हर बात का ध्यान रख रही है, उन्हें स्कार्फ में क्यों बांधना है? बिल्कुल बताइए। मैं बिल्कुल नहीं बांधना चाहती थी अदिति, मेरा बिल्कुल ये मोटिव नहीं है कि वो स्कार्फ में बंधे, लेकिन अगर कोई बच्ची स्कार्फ में बनना चाहती है तो मैं ये भी कहती हूँ कि उसको जबरदस्ती ना उतारा जाए। अगर किसी की खुशी है कि मैं अपना सर, आज एक बात बताइए, धूप में गर्मी में बच्चियां अपना कवर मुंह करके सर करके सारी जाती हैं, तो क्यों प्रॉब्लम है? मुझे एक प्रॉब्लम है कि एक तो आप लोग हर बात को कंफ्यूज करें। यास्मीन मैम आप इतनी सीनियर हैं, यास्मीन मैम आप इतनी सीनियर हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है जैसे इसे सड़कों पर बयां किया जा रहा है कि हिजाब को बैन कर दिया गया हो। इस देश में हिजाब को बैन नहीं किया गया है। इस देश में हम शिक्षण संस्थानों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट है उसका, उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर लाकर इसे हिंदू मुस्लिम रंग नहीं दिया जाना चाहिए। मैं ये डिबेट वहां पर नहीं होनी चाहिए। संजू वर्मा का जवाब ले लीजिए, संजू वर्मा का जवाब ले लीजिए मैम प्लीज। मैं रूल बुक की बात करती हूँ मैम, चाहे वो संविधान हो, चाहे फिर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के राइट्स हो। प्लीज संजू वर्मा। ओके यास्मीन जी, मैंने अभी आपकी बात बिना टोके सुनी। आपने पूछा कि क्या संविधान में ऐसा प्रावधान है कि एक ड्रेस कोड हो और उसका पालन हो, तो अभी सुनिए बड़ी ध्यान से। आपको बता दूं कि अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया है दैट एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वहां 7 शब्दों में लिखा है दैट इफ अ पब्लिक और अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डिसाइड, तय करता है कि एक यूनिफॉर्म पहनकर बच्चों को आना है, देन द स्टेट हैज द राइट टू एनफोर्स इट। क्या होता है? गलत मत बोलिए। क्या होता है? मैंने आप ये कहती हो तो हर स्कूल नहीं, एक सेकंड यास्मीन मैम, यास्मीन जी प्लीज एक सेकंड की बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी। मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी मैम, प्लीज मैम, प्लीज या इस तरह से नहीं, आराम से बात करें, आराम से। जी मैम बोलिए। संजू वर्मा बात पूरी करें, उसके बाद यास्मीन जी मैं वापस आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। हाँ मैम आपने नहीं टोका, बिल्कुल आपने नहीं टोका, नो डाउट। ठीक है, प्लीज बात। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बार इस डिबेट में, और मैं जिस डिबेट में गई हूँ वहां पर एक चीज हर मुस्लिम एक्टिविस्ट दोहरा रही है जो लोग हिजाब के समर्थन में बात करती हैं। राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 15, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, राइट टू रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। माना ये सब राइट जितना मेरा अधिकार है इन पर, आपका भी है, एक सिख महिला का भी है, क्रिश्चियन का भी है। पर आपको एक बात बता दूं, संविधान ने क्या कहा है? नो राइट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, एवरी राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इसलिए संविधान को चुनौती देना बंद करिए। और सबसे अहम बात तो ये है, आपको ये जानकर शायद आपको ये जानकारी हो, मैं अभी अदिति जी के शो पर आने से पहले पढ़ रही थी कि ईरान में एक महिला है नादिया,
हिजाब ना पहनने की आपको पता है उनको सजा कितने सालों की दी गई है? 20 सालों की, 20 इयर्स। और एक आदमी है वहां पर, अभी अभी हुआ है 2 महीने पहले ये वाकया, उसने अपने 14 साल की बच्ची का सरेआम गला काट दिया क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था। और उसको कितने सालों की सजा हुई है पता है? सिर्फ 8 सालों की। गला काटने की सजा 8 साल, हिजाब ना पहनने की सजा 20 साल। मैं नहीं चाहती मेरा भारत ईरान बन जाए। मैं चाहती हूँ हम जिस तरह से सेक्युलरिज्म पर विश्वास रखते हैं वैसे ही आगे बढ़े हैं। ये शरिया स्टेट नहीं है, इसको ईरान बनाने की कोशिश मत करिए, पाकिस्तान बनाने की कोशिश मत करिए, अजरबैजान बनाने की कोशिश मत कीजिए, कोसोवो बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैम जी जवाब लीजिए। कोशिश मत कीजिए। एक तो बीजेपी वालों को पाकिस्तान ईरान से इतना प्यार है, मैं इनके हाथ जोड़ के कहती हूँ कि ये लोग सब वहां चले जाएं। दूसरी बात ये है, दूसरी बात हमें नहीं, आप ही नाम लेते हो, तो कभी सोचते में जागते में कभी नाम भी नहीं लेते। दूसरे आप लोगों को इतनी एजुकेशन से जिद बहस है कि अगर वहाँ पर बच्चियां पढ़ने मुसलमान जा रही हैं, आपके पेटों में दर्द हो रहा है कि क्यों जा रही है। आपने एक लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही है और नहीं पहन रही है, ये उस औरत को क्यों आप जबरदस्ती करना चाहते हो? हम उसको तो नहीं पहना रहे। अभी नहीं, चुप करिए। अगर मैं बोल रही हूँ तो चुप करिए। आप नहीं बोलेंगी, मैं इतनी देर तक बिल्कुल चुप रही हूँ और एक लफ्ज नहीं बोला है मैंने। आपकी मनमानी, अगर कोई लड़की हिजाब नहीं पहन रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की हिजाब पहन रही है तो आप उसके सर से चादर उतारने का हक नहीं रखती। वो उसकी चॉइस है। क्या आप तय करेंगी बैठ के कि कोई लड़की क्या पहनेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या कैसे चलेगी? आप तय करेंगी। मैडम आप लोगों का मोटिव है। एक सेकंड यास्मीन फारूकी, संजू वर्मा, प्लीज एक एक करके प्लीज एक सेकंड जरा सा केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था बोले हैं प्लीज। वर्ष 2018 प्लीज इस तरह से नहीं, समझ नहीं आ रहा। यास्मीन जी और संजू वर्मा प्लीज केरला हाई कोर्ट ने 2018 में क्लियरली ये कहा कि इंडिविजुअल गुड्स से उन लड़कियों का क्या होगा जो मैम यास्मीन फारूकी मुद्दा कौन बना रहा है वो दिखाई दे रहा है मैम। मुद्दा दोनों तरफ से बनाया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी मामला कोर्ट में है यास्मीन मैम मामला कोर्ट में है। बार बार पूछ रही कहाँ लिखा कहाँ ये कहता है मैम सुन लीजिए प्लीज मैम। कम से कम अदालतें जो कहती हैं उसके साथ हमें जाना पड़ेगा। अदालतों ने क्या मैम क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? प्लीज शांत हो जाइए, आराम से हम बात कर सकते हैं, इसके लिए लड़ने की फराह मैं दूंगी फ्लो। प्लीज देखिए, एक बात को समझें, मैं सारी पैनलिस्ट से देखिए, आज हमने ऑन पर्पस ये महिला पैनल रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम बहुत संजीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं और इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। इससे एक मैसेज आना चाहिए, इससे तर्कों को लेकर क्लैरिटी आनी चाहिए, इससे पता चलना चाहिए भारत को कि क्या दलीलें हैं, कौन क्यों इसका विरोध कर रहा है, कौन इसके फेवर में क्यों खड़ा है, उसकी क्या दलील है। सिर्फ ये मकसद है इस डिबेट का। इस डिबेट का मकसद हंगामा करना नहीं है। लेकिन मैं यहां पर ये चाहती हूं, जो केरल हाई कोर्ट 2018 में जो जजमेंट आया उसमें क्या कहा गया वो हम यहां अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए ये देखिए, जब हिजाब इज पार्ट ऑफ माई डिग्निटी, जब ये कहा जाता है हिजाब इज माई प्राइड, हिजाब इज माई राइट, तो थोड़ा सा केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा था वर्ष 2018 में, उस पर ये इन तथ्यों पर नजर डालना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस जजमेंट का एक बड़ा हिस्सा इस बात को क्लियरली डिफाइन करता है। देखिए, एक तो ये अधिकार उन स्कूल कॉलेज पर लागू नहीं जिन्हें संविधान में नियम बनाने का अधिकार, ये क्लियरली हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा गया है हाईकोर्ट के इस आदेश में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहा गया है वो ध्यान देने वाला है कि निजी हित से व्यापक हित ज्यादा सर्वोपरि है। पब्लिक गुड इंडिविजुअल गुड से ज्यादा बड़ा है। यही स्वतंत्रता का सार है। यानी जिन पैरामीटर्स की बात, जिन बाउंड्रीज की बात, जिन रिस्ट्रिक्शंस की बात मैंने शुरुआत में की अधिकारों की, उसी की तरफ ये कोर्ट का एक आप इशारा समझ सकते हैं कि निजी हित से व्यापक हित, लार्जर गुड ज्यादा सर्वोपरि, और किसी एक के अधिकारों की रक्षा के लिए
बाकी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। और इसीलिए मैंने शुरू में ही आर्टिकल 14 का जिक्र किया, इसीलिए आर्टिकल 14 का जिक्र किया था। मारिया तबस्सुम, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपका पॉइंट। उसके बाद रोशनी जायसवाल, मुझे पूरी उम्मीद है आपने क्वीन रानिया के बारे में पढ़ लिया होगा। जी मारिया तबस्सुम। जी अदिति जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि 2016 का जजमेंट भी जो था केरला हाईकोर्ट का, वो भी आप सुना दें, क्योंकि 2018 का आप सुनाती जा रही हैं, जब से सीबीएसई बोर्ड को किस तरह कहा गया कि उस लड़की को अकोमोडेट किया जाए और उसकी एक्स्ट्रा चेकिंग की जाए। अगर फॉर चीटिंग का इसका कुछ अगर वो चेक करना है तो एक्स्ट्रा चेकिंग की जा सकती है, बट उस लड़की को हिजाब पहने दिया गया एग्जाम के लिए। आप सुन रही हैं अदिति जी? मैं वापस मुझे बता दें, निजी हित से ज्यादा बड़ा व्यापक हित है, उस पर आपकी क्या राय? मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपके साथ जहां आप मुझे ले जाना चाहते हैं, जिस लेवल पर, वहां नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तार्किक तौर पे बात करना चाहती हूँ। आप बताएं इस पर आपकी क्या राय है? 2016 का मैं देखना चाहती हूँ, आपको सिर्फ 2018 का देखना है, क्योंकि वो आपकी बात के अगेंस्ट जा रहा है। आप मुझे आपकी जी मैं समझ सकती हूँ क्या कह रही हैं। 2016 की मैं 2018 का जजमेंट कह रही हूँ, उसके बाद का जजमेंट मुझे दिखा दीजिए। नहीं मारिया तबस्सुम, आप मुझे 2018 के बाद का जजमेंट, इसको क्वेश्चन करने वाला दिखा दीजिए। मैं लेटेस्ट जजमेंट के साथ जाती हूँ, मैं लेटेस्ट के साथ जाती हूँ। आप मुझे दिखा दीजिए 2018 के बाद। वही तो है ना, 2018 के बाद दिखा दीजिए ना। 2016 में 2018 के बाद दिखा दीजिए। मैं आपको कर्नाटक हाई कोर्ट की टिप्पणी दिखा दूंगी 3 दिन पहले की। चिल्लाइए मत अदिति जी, मैं आराम से ही आपको बता रही हूँ, आराम से ही आपको बता रही हूँ। आप इस बात पे ना जाए। नहीं मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं तो कर्नाटक हाई कोर्ट की 4 दिन की पहले, मैंने कुछ गलत कहा? मैंने कहा 2016 का बता दी क्यों नहीं है? मैम आप कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 दिन पहले की टिप्पणी देख लीजिए। 2016 जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ टिप्पणी पर चली जाइए ना मैम। कर्नाटक तो अभी उससे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाने दीजिए बात, सुप्रीम कोर्ट तक जाने दीजिए बात। हम अभी इंतजार करेंगे जजमेंट का। हमें पूरा यकीन है इस कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये देश आरएसएस पार्टी के एजेंडे से नहीं चलेगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। और इसका आप लोग चाहे कितना भी कर लो, कोई यहाँ पर कोई हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, हम लोग आपस में अब लड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि मरेगा कौन? कोई लीडर तो मरेगा नहीं। हमारे बच्चे रोडों पे मरते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। आप वहां पे बैठ के आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सड़क पे जो बच्चे निकल के वो पूरे वो सैफरन शॉल्स पहन के या तो फिर जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए जो निकल रहे हैं बाहर, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं आप लोग। प्लीज बच्चों को इन्वॉल्व मत कीजिए पॉलिटिक्स में। आपने जो ये आप नहीं सुन लीजिए मेरी बात, एक सेकंड सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो भी आपने आप और हम किया है ना, पहली बात तो हम, और दूसरी बात मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिससे बात कर रही है ना, आप इज नॉट यू। 2 साल सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। नहीं आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा और मुझे क्यों फर्क पड़ता है? मारिया तबस्सुम सुन लीजिए मेरी बात। दंगा करने वालों को मैं आप कह रही हूं। आपने मुझसे कहा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा आप तो अगर आपने कहा हमारी बहन है, जवाब सुनिए। आप एजुकेटेड हैं, आप देश को आप जवाब से क्यों भाग रही हैं? आप लोगों को लड़ाना नहीं चाह रही हैं। तंत्र में हम हैं, आप मुझ पर आप अपनी टीआरपी के लिए लोगों को क्यों? आप तो नहीं लड़ाएंगे, मुझे पता है। मारिया तबस्सुम, नहीं मैडम मुझे लड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो आपको बताने वाली हूं, आपको वो ध्यान से सुनने की जरूरत है। शायद आपको पता नहीं है मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। जी, बताइएगा। क्योंकि पूरे 2.25 साल मैं इस देश की सरहद से बाहर थी और मेरी शिनाख्त अदिति त्यागी नहीं थी मारिया तबस्सुम। मेरी शिनाख्त मेरा रिलीजन नहीं था। आप जानती हैं मेरी शिनाख्त क्या थी? मेरी शिनाख्त थी INDIAN, दैट मीन्स इंडियन, भारतीय। जब आप इस तरह से बैठकर हिंदू मुस्लिम इस डिबेट में करती हैं, मुझे फर्क पड़ता है। और मुझे तब भी फर्क पड़ता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन के लिए उसका इस्तेमाल करती है। और आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे डिबेट्स को जरा ज्यादा ध्यान से देखिएगा, और देखिएगा नहीं सिर्फ सुनिएगा। क्योंकि जब आप सुनेंगी तो आपको सवाल और उनके मीनिंग समझ में आएंगे। आप जरा लेकर आइए क्वीन रानिया जी। हम कहते हैं हम इंडियन, रोशनी जायसवाल हम बोलते हैं हम इंडियन मुस्लिम। नहीं मैम, जब आप हमसे लिखना होता है। नहीं आप अपने, मेरी पहचान इंडियन है, मेरी पहचान इंडियन है और मेरी पहचान सिर्फ इंडियन रही 2 साल। मेरा नाम 2.25 साल तक मेरा नाम से नहीं, इंडियन के नाम से मुझे पुकारा गया है। ठीक है मैम, तो आप रहने दीजिए। आपको इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं। इंडिपेंडेंट है, मे बी यू आर एन सर्टिफिकेट, आप जब फेलो सिटीजन को सर्टिफिकेट बांटती हैं, आप फेलो सिटीजन को सिर्फ सर्टिफिकेट बांट सकती हैं
और सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेल सकती हैं, ये मुझे समझ में आ गया। रोशनी जायसवाल, क्वीन रानिया के बारे में आई होप आपने पढ़ लिया होगा मैम। क्वीन रानिया हमारे देश भारत की तो नहीं थी अदिति जी, और हमारे देश बाहर की। और अरे मैडम, मैं तो हिजाब आप आयत लेकर आई थी क्वीन रानिया। मैं आपसे पूछा, आपने तो इंग्लैंड की बता दिया था। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैम, इंग्लैंड की नहीं है वो। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे, उम्मीद है आप जी न्यूज देख पा रही होंगी। आप ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें कहाँ की हैं? ये तस्वीरें हैं जॉर्डन की रॉयल फैमिली की। और रॉयल फैमिली का जिक्र जॉर्डन की हमने इसलिए किया है क्योंकि ये वो परिवार है जिसे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, जी हाँ, वो परिवार जिसे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या वेस्टर्न ड्रेसेस तो नजर नहीं आ रही है? और अगर इन्होंने वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी है तो क्या ये कम मुसलमान हो गए? क्या ये मान लेना चाहिए? मुसलमान या ज्यादा मुसलमान की बात ही नहीं है अदिति जी। अभी बात यह है कि हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डिस्कस करने के, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप ताल ठोक के एपिसोड चला रही हैं, बहुत अच्छा एपिसोड चला रही है, लेकिन ताल ठोक के आप अगली बार अगर बेरोजगारी पे ताल ठोक के डिबेट करेंगी, गरीबी पे डिबेट करेंगी, भुखमरी पे डिबेट करेंगी। मैम, आप मेरे डिस्कशन में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मरिया तबस्सुम से भी कहा, अभी मैंने मरिया तबस्सुम से भी यही, मैम आप लोग एक तो जिस तरह से मुद्दे को छोड़ के हर मुद्दे पे बात करते हैं, मुझे यकीन है मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरे पैनलिस्ट, मुझे लगता है कि पैनलिस्ट मुद्दे से भटका रहे हैं मैम। नहीं, मुद्दा जॉब होना चाहिए। आप आई हैं, आप खुद आई हैं, आपको टॉपिक बताया। मैं ये कहना चाह रही हूँ आदिति जी, हिजाब को आपको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहस चल रही है, अभी ये टॉपिक बेरोजगारी होनी चाहिए, ये टॉपिक भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं शिक्षा को रोका जा रहा है। रोशनी जी इतनी क्रिएट मत कीजिए मैम, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों बोल रहे हैं? फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों कह रहे हैं कि शिक्षा को रोका जा रहा है? क्यों प्रियंका गांधी जी आपके हिसाब से मुद्दा नहीं है? आप मुझे बता रही है मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए, तो आपके नेता ये बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? प्रियंका गांधी जी आगे आने वाले, और देखिए सलमान खुर्शीद का बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप है। ये देखिए आपके नेता, हिजाब कुछ ऐसा नहीं है जो कल शुरू हुआ है, ये सलमान खुर्शीद का कहना। मैम सुन लीजिए, सिविल कोड का मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, समान आचार संहिता का मुद्दा उठाकर, यूसीसी का मुद्दा उठाकर, और साथ ही कह रहे हैं हिजाब कुछ ऐसा नहीं जो कल ही शुरू हुआ। कॉमन सिविल कोड, जी रोशनी जी, ये तो हम लगातार दिखा रहे हैं। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं? थोड़ी देर पहले मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के स्टेटमेंट्स का भी जिक्र किया था। आपकी स्टेटमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे ना अदिति जी। स्टेटमेंट इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक से शुरू हुआ मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है, और पूरे देश के इंटरमीडिएट स्कूलों में और कॉलेजों में अब सिर्फ यही बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम, भगवा, हिजाब, कोई और टॉपिक नहीं रह गया बच्चों के पास बात करने के लिए भी, क्योंकि टीवी पे भी सारा दिन वही दिख रहा है। असली हिंदू कौन, नकली हिंदू कौन, जो ये समझा रहे थे वो क्या कर रहे थे? मुझे अभी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी नजर आ रही है, गरीबी नजर आ रही है, भुखमरी नजर आ रही है। तो आप अपने नेताओं से कहिए ना ये, आप ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहना है आपका? जल्दी बताइए, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं आया अदिति जी। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना फाइनल जजमेंट लोगों के पक्ष में देगा, ताकि लड़कियों की आगे आने वाली जो एजुकेशन है वो रुके ना, क्योंकि हिजाब की वजह से लड़कियों की एजुकेशन रुक सकती है। बहुत सारे 100 साल से 200 साल से जो रिलीजन फॉलो करती आ रही है लड़कियां, उस पे रोक लग जाएगी, उनकी पढ़ाई पे रोक लग जाएगी, तो उनके कहीं ना कहीं आपको ये बता देती हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं ले जाया जा सकता है। संजू वर्मा से जवाब लीजिए, संजू वर्मा से जवाब लीजिए। संजू वर्मा, ठीक है अदिति जी, ये जो बार बार यहाँ पर बैठकर दुहाई दी जा रही है कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चलाया जा रहा है, तो मैं इनको एक बात चलाया जा रहा है संजू, प्लीज एक मैंने आपको टोका नहीं। रोशनी जायसवाल, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज
नहीं, आपको उन्होंने इंटरप्ट किया। लेट अस स्पीक। बीजेपी का ही एजेंडा है क्योंकि चुनाव है। आपको होगा नहीं। आई विल नॉट डिबेट यदि ये बोलती जाए। चुप रहिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। बेशर्मों की तरह से बोलना चाहूंगी संजू जी। बेशर्मों की तरह हंसना बंद करिए, सुनना सीखिए। अरे आप पहले हंस रही है ना, आप पहले चुप रहिए। अभी बीजेपी का मुद्दा नहीं है। मैं तो बात ऐसा नहीं, निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी टीका टिप्पणी नहीं। प्लीज प्लीज रोशनी जायसवाल, इस तरह से नहीं, प्लीज इस तरह से नहीं, मुद्दे पर रहिए आप दोनों। निजी टीका टिप्पणी नहीं। संजू जी बात पूरी कीजिए। ठीक है अदिति जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी का एजेंडा चलाया जा रहा है देश में, तो आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। आज तक इतने दशकों तक कभी नहीं हुआ, पर प्रधानमंत्री आवास योजना का 15% जो फंड एलोकेशन है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को 2019 में खत्म किया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने 26,000 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप सिर्फ 8 करोड़ मुस्लिम युवाओं को दी है। 8 करोड़ मुस्लिम youngsters have been given scholarship at a cost of 26,000 crore। ये कान खोलकर सुनिए। और एक बात, मनमोहन सिंह जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं फॉलो करते, मनमोहन सिंह से मैं ये पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस इतने दशकों तक पावर में रही, 2012 में स्ट्रक्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आई। आपको यदि मुसलमानों से इतना प्यार था, आपने स्ट्रक्चर कमेटी की रिकमेंडेशन को लागू क्यों नहीं किया? स्ट्रक्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आज मोदी सरकार लागू कर रही है, इसीलिए लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। आपने स्ट्रक्चर कमेटी की रिकमेंडेशन तक लागू नहीं की, यहाँ आकर भाषण देना बंद करो। आपका हो गया, मैं बोलूं? मेरा हुआ नहीं है। 26,000 करोड़ आपने एक पैसा नहीं दिया था मुसलमानों को, एक पैसा स्कॉलरशिप का नहीं दिया। एक सेकंड आराम से। मोदी सरकार ने 26,000 करोड़ सिर्फ स्कॉलरशिप पर दिए हैं मुस्लिम युवाओं को, और आप यहाँ पर बैठकर खत्म नहीं हुआ। अच्छा आप बोल लीजिए। आप तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हो, ध्रुवीकरण की राजनीति आप करते हो, मुसलमानों के नाम पर अपनी सियासी रोटियां आप सेकते हो। हमने मुसलमानों को खत्म हुआ नहीं। जवाब ले लीजिए संजू वर्मा, प्लीज उनका जवाब ले लीजिए। संजू वर्मा प्लीज मुझे उसका। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस के बारे में जानती हैं आप संजू वर्मा जी? आपके राहुल गांधी को धक्के मार के अमेठी से निकाला गया था। अमेठी के अरे आप बनारस के बारे में जानती हैं कि नहीं जानती हैं? यहाँ की बनारसी साड़ी जो विश्व प्रसिद्ध है उसके बारे में जानती है? निकाला था अमेठी से लोगों ने, आपसे अल्पसंख्यक बनाते हैं, इस बारे में जानती है नहीं जानती है? आप राहुल गांधी जी अमेठी के बारे में चली गई। जीतना सीखो, भाषणबाजी बंद करो। अमेठी कहाँ चली गई? मैं क्या प्रश्न पूछ रही हूँ? के बारे में बात करिए। 2014 का चुनाव हार गए, 2019 लोकसभा हार गए, 2017 आप लोग 70 साल से हार रहे थे, बैठकर भाषण दे रहे हैं। आप 70 साल से हार रहे थे तब। हम लोग 2 बार हार गए तो हार गए। आपकी प्रियंका वड्रा बोलती है। रोशनी जायसवाल, संजू वर्मा, प्लीज आप दोनों रहिए हमारे साथ प्लीज। मारिया तबस्सुम भी हैं और हमारे साथ निगत अब्बास भी। मैं वापस आ रही हूँ। प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। सुर्खियां अपने दर्शकों को बता देते हैं, वापस आ रहे हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। निगत अब्बास आपको वापस मंच दूंगी, बहुत देर से आप इंतजार करिए, वापस आपको मंच दूंगी, और फरहा मैम आपको भी मंच दूंगी, लेकिन जल्दी से हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार केसरी मरहम एवं तैलम। प्रायोजक अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे। एंड्यूरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। और एपिस हिमालय शहद, प्रकृति का अमूल्य उपहार, 100% शुद्ध शहद। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में कल खुलेंगे स्कूल। कल ही हाईकोर्ट में सुनवाई। उडुपी में कल सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू।
हिजाब विवाद के बीच ओवैसी ने कहा इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी बनेगी प्रधानमंत्री। बीजेपी बोली सब जुडिस मामले में बयानबाजी गलत। जब ये सब जुडिस है तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हिजाब मामले में फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की एंट्री। फारूक अब्दुल्ला बोले कुछ कट्टरपंथी बढ़ा रहे हैं विवाद, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा सारा विवाद चुनाव के तार जो है यूपी इलेक्शन के साथ मिल रहे हैं। यूपी के दूसरे चरण में कल 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान। कल ही उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जी न्यूज पर सुबह 6 बजे से बड़ी कवरेज लगातार। लुधियाना में सीएम चेन्नई पर गृहमंत्री अमित शाह का प्रहार। बोले जो पीएम को सुरक्षा नहीं दे सकता वो पंजाब को क्या सुरक्षा देगा? पंजाब में आए उसका रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को सुरक्षित रख सकता। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने बढ़ाए सैनिक। अमेरिका के सभी सैनिक वापस। इजरायल ने यूक्रेन के सभी नागरिकों को बुलाया यूक्रेन से, माफ कीजिएगा। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिजाब विवाद को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, तेज हो रही है। बीजेपी पर विपक्ष हमलावर है, कह रहा है क्योंकि राज्यों में चुनाव है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए बीजेपी द्वारा इस मामले को तूल दिया जा रहा है। लेकिन भूले नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट में कल 2:30 बजे इस पर आगे सुनवाई होनी है। वहीं लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हिंसा की तस्वीरें भी आई हैं और ऐसे में सवाल जरूरी हो जाता है कि देश में संविधान के आगे संविधान सर्वोपरि है, तो फिर हम इस तरह की तस्वीरें, जब अदालत ने इस पर अपना फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, तो इस तरह के प्रदर्शन हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी, उनके स्टेटमेंट ने इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। वो हिजाबी पीएम की बात कर रहे हैं। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। तो कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त। मरिया तबस्सुम लगातार हमारे साथ हैं, हमारे साथ अंबर जैदी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। राजीव जेटली, एक आप ये जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हिजाब पहनने से कौन रोकेगा, देखेंगे हम, हिजाबी पीएम की बात वो कर रहे हैं, आपका जवाब? अच्छी बात है, कम से कम इनकी विचारधारा क्लियर होती जा रही है। हिजाब को लेके देखिए आप, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ओवैसी साहब, ये सब लोग एकजुट हो चुके हैं। इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं, इस देश की महिलाओं को कैसा बनाना चाहते हैं, ये देश आगे कैसा नजर आना चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री तक की बात कर दी है, मतलब ये देश आगे कैसा नजर आना चाहिए। इस देश की महिलाएं हिजाब पहने हुए नजर आएंगी। इस देश की महिलाएं, देखिए आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर हिजाब के ऊपर कोड़े खाने पड़ते थे, हिजाब नहीं पहना तो कोड़े खाने पड़ेंगे। अफगानिस्तान में महिलाओं के ऊपर जो क्रूरता हो रही थी वो इस देश ने नहीं दुनिया ने देखी थी। और ओवैसी साहब, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी एक ऐसा देश बनाना चाहती है जिसमें मुस्लिम बुर्दे के अंदर नीचे बैठी हो, ऊपर कोड़े मारे जा रहे हो, टोपी वाला एक आदमी कोड़े मार रहा हो, जिसने छोटी सलवार पहनी हो। आप सोचिए, कल्पना करिए, एक ही लाइन में खड़े होके, जिनके हाथ में आपने कोड़े दिए हो, एक तरफ राहुल गांधी खड़े हो, एक तरफ ओवैसी साहब खड़े। ऐसा देश चाहते हैं ये लोग, इस तरीके की कल्पना की जा रही है। ये राजनीति हो रही है हमारे देश की, हमारे देश के अंदर जस्टिफाई किया जा रहा है हिजाब को। जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, इसे लेके जाने की कोशिश की जा रही। कितना ठीक है। आप रोशनी, इनकी दलील ये है कि जब दुनिया आगे बढ़ रही है, जब ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह की बेड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो यहाँ भारत में पीछे ले जाने वाले कौन हैं? क्यों लोग कौन हैं? भारत में पीछे ले जाने वाले सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं।
इन्होंने 2014 में आने से पहले कितने बड़े बड़े वादे किए थे जनता से, वो जनता भूली नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए तो नहीं, 7 साल में 14 करोड़ लोगों के रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सारे देश को पीछे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्यों भाग रही है ये बात से? आप हिजाब पे डिस्कस कर रही हैं, क्यों नहीं बात कर रही हैं आप इसके ऊपर? मैं तो आपको देश की कल्पना बताई कि किस तरीके का देश नजर आएगा। क्या आप भी सहमत है इस बात? क्या ऐसा माहौल चाहती है? ऐसा देश चाहती है? ऐसा देश चाहती है? हिजाब पे बातें होनी मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा देश है? आज देखिए आप बिना हिजाब के बैठी हैं यहाँ पर। सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए। केवल रिलीजन मुसलमान का नहीं है कि मैं हिजाब पहन के बैठूंगी। वही मैं कह रही हूँ, जिसका रिलीजन जो सिखाता है, दैट्स देयर चॉइस टू वेयर हिजाब और वेयर भगवा। It's their choice. It's not my choice or it's not an individual's choice, right? Not be your choice. It will not be your choice. आपको मजबूरन पहनना पड़ेगा। कानून ऐसे हो जाएंगे। मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ। ऐसी कल्पना कीजिए जैसा वो मेरे रिलीजन में मुझे सिखाया गया है कि बिंदी लगानी है, लेकिन कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसी तरह मुस्लिम कल्चर में भी हिजाब पहनना बताया गया है, बट लड़कियां पहने ना पहने उनकी चॉइस है। अंबर जैदी ये कह रही मुस्लिम कल्चर में लड़कियों को हिजाब पहनना बताया गया है, पहने या ना पहने उनकी चॉइस है, ये कह रही है। जी, मुझे लगता है रोशनी जी को एक मुसलमान से ज्यादा इनको पता है। आरिफ मोहम्मद खान साहब का इंटरव्यू कई दिन से चल रहा है, आपके चैनल पे भी चला और अलग अलग चैनल्स पे चल रहा है। हाँ जी, जो है वो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, धर्म के पक्ष में नहीं बोल रहे। बहुत देर से बोल रही है, आप बहुत देर से बोल रही है। दूसरे को बात रखने का मौका दीजिए अगर आप सवाल कर रही हैं तो। देखिए, सबसे पहले मैं अंबर जैदी 1 सेकंड रुकिएगा। अंबर जैदी 1 सेकंड रुकिएगा। अंबर जैदी 1 सेकंड रुकिएगा। क्या मैम आरिफ मोहम्मद खान साहब का क्या है कर्नाटक से कनेक्शन? मैं ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी के समर्थक है तो बीजेपी के समर्थन में वो कुछ भी कह रहे हैं, वो मुस्लिमों के समर्थन में नहीं कह रहे, उनकी पार्टी के समर्थन में कह रहे हैं। अच्छा, शाहबानो को लेकर जो सियासत हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उस पर आपकी क्या राय है? वो मुसलमानों के समर्थन में थी या मुसलमानों के खिलाफ थी? उस समय उनकी चॉइस शाहबानो के फेवर में थी, इस समय मुस्लिमों के फेवर में नहीं बात कर रहे हैं। वो आरिफ मोहम्मद खान जी के पक्ष में इस पे पड़ी नहीं थी। आप सर्टिफिकेट बांटेंगी उनको, आप उनको सर्टिफिकेट बांटेंगी? रोशनी जायसवाल खान के डिसीजन से या उनके वक्तव्य? नहीं मैम, आप धर्म के नाम नहीं, वोट बैंक की सियासत करने वाले, वोट बैंक की सियासत का आरोप आपकी पार्टी पर लगता है, आप चिल्लाना शुरू कर देती है रोशनी जी। नहीं मैम, आप मत डिसाइड कीजिए ना, आप मत सर्टिफिकेट बांटिए किसी को, आप मत बांटिए सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट मत बांटिए उनको। उन्होंने बोला आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। कि आरिफ मोहम्मद खान जी के फाइनल डिसीजन आरिफ मोहम्मद खान ने जो कहा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो मुस्लिम बच्चियों से बंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वोट बैंक की मजबूरी है। वो सीधा मुस्लिम पर्सनल लो वोट को अटैक कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जी बिल्कुल आप रख सकती है मैम, लेकिन 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। रोशनी जी, सर्टिफिकेट मत बांटिए यहाँ पर, किसी को मत बांटिएगा, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। हाँ प्लीज मत बांटिए। आप ये बताइए सलमान खुर्शीद ने क्यों कहा, सलमान खुर्शीद क्यों बोले इस पर, क्यों बोले? अभी आप महंगाई, बेरोजगारी और ये सब कर रही थी, सलमान खुर्शीद ने ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिया? तब आप लोग दोहरी बातें करने लगते हैं, दोहरे मापदंड। अंबर जैदी, सुप्रीम कोर्ट में अंबर जैदी। देखिए अदिति जी, जिस तरह से ये अभी रोशनी जी खुद तो आजाद बनके एकदम प्रोग्रेसिव महिला बनकर एक पार्टी की नेता बनके बैठी हुई हो, और ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ बुर्के में कैद होकर इनके लिए वोट करती रहे, इनके लिए सिर्फ हेड काउंट्स है मुस्लिम महिलाएं। आपने शाहबानो को जिस तरह से उनकी बेसिक की एक वृद्ध महिला के अधिकारों को आपने छीना, और वो इंसान जिसने पूरे अपने राजनीतिक करियर की कुर्बानी की, आरिफ मोहम्मद खान,
उनको उनके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। आज आप मुस्लिम महिलाओं को दबाने के लिए किस तरह से खुलकर यहाँ पर आते हैं? आपके दबाने वाली कोई बात ही नहीं आई है, लेकिन आप लोग अपने मन से स्टेटमेंट दे रहे हैं मुस्लिम महिलाओं का बोलने के लिए। मैं मुस्लिम महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा धर्म क्या कहता है। आपको बिल्कुल अधिकार नहीं यहाँ पर झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने का कि कुरान में उनका धर्म कहता है। जब हाई कोर्ट की कई रूलिंग्स हैं जिसमें ये माना गया है कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, तो आप कौन होती है बोलने वाली की? अरे मैं ये बोल रही हूँ, लड़की को पहनना है तो पहने, नहीं पहनना है तो नहीं पहने। अगर उसको पहनना है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम मत पहनो। वो तो बिकिनी पहन के स्कूल जाओ, आपको समझ में नहीं आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। पार्टी ऑफिस में बिकिनी पहनाकर या शॉर्ट्स पहनाकर बेतुकी बयानबाजी, आपको पता नहीं है महिला अधिकार, महिला उत्थान क्या होता है। आप मुस्लिम महिलाओं को दबाना चाहती हैं और सिर्फ बड़े बड़े ढकोसले वादे करना चाहती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और आपने क्या किया राजस्थान में? राजस्थान में रेप, एक बच्ची का रेप होता है, वहां पर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के तहत 40% आरक्षण दिया है। राजनीतिक कभी इतनी हिस्सेदारी नहीं रही है महिलाओं की, और किस तरीके से हिस्सेदारी बनी है। अब लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पे सवाल नहीं कर सकती है। जो कहा था वो करके दिखाया कांग्रेस पार्टी ने। मुस्लिम महिलाएं अनपढ़ रहे, मुस्लिम कौम अनपढ़ रहे, और पूरा जिम्मेदार महिलाओं को सशक्त करने के लिए ही हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने ये डिसीजन लिया, ताकि महिलाएं सशक्त हो पाए, और सशक्त हो रही है। रोशनी जायसवाल और अंबर जैदी, रोशनी जायसवाल और अंबर जैदी प्लीज। ठीक, नीलोफर मसूद हमारे साथ है, नीलोफर मसूद हमारे साथ है, लेकिन रोशनी जायसवाल उनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन शैक्षणिक संस्थान जो है उनके अधिकारों का क्या, इस पर आप मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज। जो मर्जी हो पहन सकती हूँ तो ठीक है मैम, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थान है उनके अधिकारों का क्या, उस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। और यही सवाल मेरा नीलोफर मसूद आपसे भी है। मैं बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि बरसों से ये मैम, ये नीलोफर मसूद की आवाज चाहिए मुझे प्लीज। ये सवाल पहले मैं नीलोफर मसूद से जवाब लूंगी। जी नीलोफर मसूद। आदित्य जी, ये बिल्कुल एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए इंसान की कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने। मुझे लगता है बेटर है अगर ये चॉइस आप लोगों पर ही छोड़ दे तो अच्छी बात है। जहां तक हम रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से 28 तक प्रोवाइड करता है हमें ये फ्रीडम ऑफ चॉइस कि हम किस तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, प्रोपगेट करें। तो ये हमारा फ्रीडम, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट दे रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक एजुकेशनल एक्ट जो है जिसका ये हवाला दे रहे हैं, that educational act is in fact subservient to the provisions of the constitution. Constitution ही supreme है at the end of the day. और जहां तक आप religions की बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं यूपी में, इसके बाद 4 और स्टेट्स में चुनाव है, अगले साल कर्नाटका में भी चुनाव है। तो इस वक्त 1947 से लेकर आज तक ऐसी तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हिजाब में भी लड़कियां पढ़ती थी, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं। आपने जो चुनाव को लेकर सवाल उठाया मैम, उसका सवाल तो बीजेपी देगी क्योंकि वो सवाल आपका पॉलिटिकल है। लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है, आपने आर्टिकल 25 की बात की, आपने माइनॉरिटीज के राइट्स की बात की, आपने आप आर्टिकल 14 की बात करेंगे, आर्टिकल 19 की भी बात कीजिए, आप शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों की भी बात कीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ये बात मैंने बीते 4 दिनों में कई बार बोली है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सेलेक्टिव नहीं हो सकते मैम। कॉन्स्टिट्यूशन टोटलिटी में एग्जिस्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुझे सूट करता है, ये मैं उठा लेंगे, हम इसको मानेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमसे ये करने को कहेगा तब हम ये नहीं करेंगे। इसका मतलब है अब सिखों को भी फिर टर्बन नहीं पहनना, उनको भी आप रोकेंगे, हर किसी को रोकेंगे। मैडम असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मैम आपने सुना है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? यूजिंग ऑफ हिजाब आपने सुना है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? क्या हिजाब असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? ये एक सवाल है जिस पर कोर्ट को फैसला लेना है प्लीज मैम। और केरला हाई कोर्ट 2018 का जजमेंट क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप चिल्लाने लग जाती है, आप लोग चिल्लाने लग जाते हैं, आप लोगों से बात करें तो। देखिए हमारे होली कुरान में लिखा हुआ है, जवाब सुनिए। अंबर जैदी, उसके बाद राजीव जेटली, प्लीज जल्दी जल्दी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अंबर जैदी और राजीव जेटली। नीलोफर जी प्लीज रुक जाइए मैम, कैसे इंटरफेयर कर रहा है?
बिल्कुल सिंपल सवाल आपने किया था कि उन जो शैक्षिक संस्थान है उनके अधिकारों का क्या। इन लोगों को आधा अधूरा संविधान लेकर आ जाते हैं जो इनके एजेंडा को सूट करता है। इनको आर्टिकल 14 से 25-28 तक पता है। इनको आपको कर्नाटका एजुकेशन एक्ट नहीं पता, आपको नहीं पता कि संविधान शैक्षिक संस्थानों को यह अधिकार देता है कि वो अपने यहाँ किस तरह लागू करना चाहते हैं। आपको नहीं पता कि 1995 में क्या अमेंडमेंट आया, 2013 में क्या आया, उस अधिकारों का कुछ नहीं है। लेकिन आप ये प्रोपेगेंडा देश में फैलाना चाहते हैं कि बुर्का और हिजाब को बैन किया जा रहा है। यूनिफॉर्म में चलती क्लास में क्लासरूम की बात हो रही है। आप इस तरह से पूरे देश में माहौल बना दिया है जैसे पता नहीं क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप जिम्मेदारी के साथ बात को रखा कीजिए। आप लोगों का काम है प्रोपेगेंडा कीजिए, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाइए, मुसलमानों को डराइए और वोट बैंक की राजनीति कीजिए। ठीक है राजीव जेटली जो पॉलिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, एक सेकंड प्लीज 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 प्लीज, मेरे पास समय कम है, मैं चाहती हूँ सब पैनलिस्ट को मौका मिले यहाँ पर। राजीव जेटली वो कह रहे हैं आप चुनाव का टाइम आया है, आपने इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया। और ये सवाल मैंने बीते 4 दिन में कई बार पूछा है, लेकिन कुल मिलाकर हर कोई कह रहा है इस पर पॉलिटिक्स बीजेपी द्वारा की गई है। बीजेपी ने इस विवाद को स्टार्ट किया है ताकि इसका फायदा उठा सके यूपी इलेक्शंस में। समाजी, मैं उसके बाद आपको फ्लो दूंगी। एक जवाब लेती हूँ राजीव जेटली से, उसके बाद मैं आपको फ्लो दूंगी प्लीज। जी राजीव जेटली। मुझे पता नहीं अभी तक नीलोफर जी ने कोई स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी। राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी सॉरी, इन सब ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी करी है कि नहीं करी। ओवैसी साहब ने, अखिलेश यादव ने, एक बच्ची है जो जम्मू कश्मीर की अरूजा परवेज, जो 500 में से 499 अंक लेकर के आई थी, उसने अपनी पिक्चर जो पोस्ट करी तो सोशल मीडिया पे उसको गालियां पड़नी शुरू हो गई। उसको कहा जाने लगा कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। उसे कहा जाना लगा कि तुमने अपना हिजाब क्यों नहीं पहना, तुमने अपना मुंह क्यों नहीं ढका। बताइए, एक बच्ची जिसने 1 अंक कम लेकर के पूरे लगभग 100% अंक प्राप्त करे, अगर उस बच्ची को जम्मू कश्मीर में, ऐसे देश में जहां पर देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, बावजूद उसके पार्टियां करेंगी, तो सोचिए आगे का माहौल क्या होगा। यही मैं अभी पूछ रहा था कांग्रेस की जो बैठी है कि क्या। ठीक है, इसमें जवाब ले लीजिए, इसमें जवाब लीजिए नीलोफर मसूद जी। देखिए, जैसे टिप्पणी कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये ट्रोल की बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, अगर कोई चूज करता है हिजाब पहना अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, इसमें क्या पब्लिक डिसऑर्डर का खतरा है? आज डिसऑर्डर का कोई खतरा नहीं था। अगर आप ये स्लोगन देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप क्या हिजाब को बैन करके लड़कियों को पढ़ने से रोकना चाहते हैं? आप एक साइड से एम्पावर लड़कियों को करते हैं, ये उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। देखिए, मेरा रिलीजन मुझे कहता है कि आप अपना सर ढक लीजिए, पर्सनल चॉइस है, जो रखने वाले लोग हैं या नहीं सर कलम कर देंगे। और को कोई राइट नीलोफर मसूद, इस सवाल पर आप अरूसा के सवाल पर बहुत कन्वीनियंटली बोलती है कि ट्रोल किया जा रहा है। मैम, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। आप मुझे बताइए, यू नीड टू सी कॉन्स्टेंटली जो मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है इंडिया में, एक खसूसन कम्युनिटी को। अरूसा के साथ जो हो रहा है, क्या वो सही है या गलत है? अरूसा के साथ जो हो रहा है वो सही है आपके हिसाब से या गलत है? आपकी पार्टी के नेता कब बोलेंगे उस पर? जमात को मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैम, आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, आप अरूसा पर कन्वीनियंटली चुप्पी साध लेंगी, मैम। ये नहीं चलेगा, छोड़ दीजिए। समाजी, मेरा आपसे सवाल ये है, जो सवाल मैंने इन सबसे पूछा, अपने सारे पैनलिस्ट से पूछा है, मेरा सवाल ये है। कल हमारी आरिफ मोहम्मद खान से बात हुई, उन्होंने ये कहा जिसे हिजाब नहीं पहनने पर आपत्ति है वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को चुन ले, पहली बात। दूसरी बात, एक बेसिक सवाल है, हिजाब बड़ा है या किताब बड़ी है? देखिए, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 कहता है कि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को अधिकार है चुनने का कि वो अपना यूनिफॉर्म चूज कर सकते हैं। हाउएवर, मौलिक अधिकार भी होते हैं और मौलिक अधिकारों को यहाँ पर अगर कुचला जा रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
पहली चीज। और यहाँ पे दो फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा रहा है। पहला तो वहां का जो उनका कपड़े पहनने का जो अधिकार है, दूसरा राइट टू एजुकेशन, दोनों को यहाँ पर दबाया जा रहा है। तो शिक्षा बड़ी या कपड़े, ये 21वीं सदी में मतलब 21st सेंचुरी में बैठ करके हम लोग इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है सबसे पहले। और ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शंस आने वाले हैं तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन। और आपने अपने राइट टू एजुकेशन का जिक्र किया। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, शैक्षणिक संस्थानों के कुछ अधिकार हैं या नहीं है, या स्टूडेंट्स चॉइस विल गवर्न देयर रूल बुक? हम लोग भी बचपन में जब स्कूल जाते थे, नेल पॉलिश लगा ली या कुछ लगा लिया तो हमें भी पनिशमेंट मिलता था, मुझे याद है। लेकिन जहां तक बात है हिजाब की, हिजाब अगर कोर्ट कह देता है कि हाँ ये एसेंशियल है इस्लाम में, तो वो कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं ना उसको हम, कि वो क्या होता है। कर्नाटका का जो एक्ट है 1983 का, वो तो यही कहता है कि उनको पूरा इंस्टीट्यूशंस को पूरा अधिकार है, फिर अभी यूनिफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। लेकिन मौलिक अधिकार भी ये कहता है कि हमें अपने कपड़े चूज करने का भी पूरा अधिकार है। समाजी जब कोर्ट को ही डिसाइड करना है, जब कोर्ट को ही डिसाइड करना है तो फिर आपने कैसे कह दिया कि मौलिक अधिकार का हनन हो गया? कोर्ट डिसाइड करेगा क्योंकि आप जिस कोर्ट की बात कर रही हैं। ये मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने ये भी बोला कि ये तालिबान का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि खड़े होकर के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो जो लड़की मुस्कान वहां पर अकेली थी, उसके साथ जो किया जा रहा था, क्या वो तालिबानी एक्ट नहीं था? इतने सारे लड़के सैफरन कलर का झंडा लेकर के उसके ऊपर, अगर उसको वहां पर का एडमिनिस्ट्रेशन आकर के नहीं बचाता तो क्या होता? क्या वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या वो तालिबानी हरकत नहीं थी जो हुई थी? न जाने कितने सारे लड़के एक लड़की के ऊपर टूट पड़े। ये तो बहुत गलत बात है। नहीं देखिए, उस तरह के उस एक्ट को जो कुछ हुआ उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना उसकी उसकी जितनी निंदा की जाए कम है समाजी। और मुझे नहीं लगता इस पैनल पे कोई भी होगा, इंक्लूडिंग राजीव जेटली, कहेंगे कि बिल्कुल ठीक हुआ जो हुआ उस दिन। कोई भी उस चीज को सही नहीं कह रहा है। लेकिन क्योंकि आपने तालिबान का जिक्र किया तो हमने लगातार अफगानिस्तान से उसी तालिबान के खिलाफ तस्वीरें देखी हैं। हमने बेड़ियों के खिलाफ वहां की महिलाओं को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है। और सुनिए प्लीज, और समाजी, अगर कोर्ट को सब कुछ डिसाइड करना है तो लेट्स वेट। हम ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें क्यों देख रहे हैं? हम लोगों को जजमेंट पास करते हुए क्यों देख रहे हैं? हम हिजाबी पीएम को लेकर स्टेटमेंट क्यों देख रहे हैं? मजहबी मुसलमानों को टारगेट, कट्टरपंथी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों देख रहे हैं? एक तरफ हम कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, हम इस देश की अदालत में यकीन रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम दूसरी एक्सट्रीम में जाते हैं और वहीं पर प्रॉब्लम है। लेकिन राजीव जेटली जो समाने सवाल उठाए, उनके जवाब। नहीं, मुझे तो इनके सवाल ही समझ नहीं आई। जस्टिफाई कर रही हैं उसे या उसका खिलाफत कर रही हैं। अगर खिलाफत कर रही हैं तो खुल के बोलना चाहिए कि जिस तरीके की राजनीतिक पार्टियों के बयान आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो या कोई और राजनीतिक पार्टी हो, जिस तरीके के बयान हिजाब को लेकर के आ रहे हैं, इनको उसकी खिलाफत के लिए खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये इस पैनल के ऊपर जितनी भी इस टाइम महिलाएं बैठी हैं, आप कल्पना कीजिए, मुद्दा है सर, ये टोटल राजनीतिक मुद्दा है। क्योंकि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना का मिसमैनेजमेंट, सबको जस्टिफाई करना था तो मुझे लगता है आप सवाल पूछा, उनका जवाब ले लीजिए। मैम, आपने सवाल पूछा, उनका जवाब ले लीजिए। मेरे पास समय कम है, मैं इसमें वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ तू में प्लीज इस तरह के वाद विवाद में नहीं। राजीव जेटली 40 सेकेंड्स, प्लीज कंक्लूड योर आर्गुमेंट। मैं कह रहा हूँ, कल्पना कीजिए, मैं आपके चैनल के ऊपर जो बॉक्स बने हैं उसमें नीचे नाम लिखे हुए आते हैं और सबकी आंखें दिखती हुई हो, किसी का चेहरा ना दिख रहा हो, हम नाम पढ़ के बताएं कि हमें किससे पूछना है। ऐसा माहौल चाहती हैं क्या आप कि आपकी केवल आंखें? कोरोना में भी तो यही हुआ ना, कोरोना में भी तो हमने इस तरह की प्रैक्टिस करी कि हमने सिर्फ और सिर्फ किया जाए, मास्क लेना या फिर चश्मा लगा लिया, तब हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया लोगों को? समाजी, आई एम सो सॉरी, आप मास्क को, एक सेकंड रुकिएगा राजीव जेटली, आप मास्क को हिजाब से कंपेयर कर रही हैं।
नहीं, वो recognition की बात कर रहे थे कि कैसे मास्क को हिजाब से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल नहीं मैम, आप मास्क को हिजाब से कंपेयर कर रही है, मास्क को हिजाब से कंपेयर कर रही है। कंपेयर नहीं किया आप कितना आप किस तरह से ये कंपैरिजन कर सकती हैं? आप किस तरह से ये कंपैरिजन कर सकती हैं? पूरी दुनिया मास्क पहन रही है, यानी आपके हिसाब से पूरी दुनिया हिजाब पहन रही है। अंबर जैदी 20 सेकंड, राजीव जेटली 20 सेकंड, प्लीज मुझे आगे कंक्लूड करना, मुझे शो कंक्लूड करना, प्लीज जल्दी जल्दी। खतरनाक दोनों ही चीजें हैं, चाहे वो कोरोना हो चाहे ऐसी विचारधारा हो, धोना पड़ेगा। कोरोना की वजह से भी आपको मुंह ढकना पड़ता है, और इन जो इस विचारधारा की जो विचारों से भी आपको मुंह ढकना। ये कोई विचारधारा नहीं है राजीव भारतीय जनता पार्टी की, क्यों बता रहे हैं? मैं अदिति जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ लास्ट में, जो अभी इन्होंने कहा है कि ये इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, तो पॉलिटिकल समर्थन किसने देना शुरू किया? पॉलिटिकल सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट की इस पे, और वैसे ही मंचों पर से खड़े होकर उनकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। और इनके कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बेकरार थे कोर्ट केस में लड़ने के लिए, और आप कहते हैं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना। ठीक, लगातार सियासत हो रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और फिर हम और आप लगातार ये भी सुनते हैं इस देश की अदालत तय करेगी, इस देश की अदालत तय करेगी। जब अदालत ही तय करेगी तो फिर आप इंतजार कीजिए प्रोटेस्ट के लिए, फिर आप इंतजार कीजिए हिंदू मुस्लिम करने के लिए, फिर आप इंतजार कीजिए इस तरह के मजहबी पीएम जैसे स्टेटमेंट, हिजाबी पीएम जैसे स्टेटमेंट देने के लिए इंतजार कीजिए। लेकिन हमने आपसे जो सवाल पूछा था, आपको बताते हैं हमें जो रिस्पॉन्स मिले वो किस तरह के रिस्पॉन्स रहे। तो हमने जो सवाल पूछा वो सवाल यही था, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी ने हिजाबी पीएम वाला बयान दिया क्या? तो देखिए जवाब आपके स्क्रीन पर है। 96% लोगों ने कहा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी ने हिजाबी पीएम वाला बयान दिया। वहीं 4% ने कहा कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी ने हिजाबी पीएम वाला बयान नहीं दिया। तो 96% लोग ये कह रहे हैं कि वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश इस स्टेटमेंट द्वारा की गई असदुद्दीन ओवैसी द्वारा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज। ये हमें कवर करता है, पर इनको कौन कवर करता है? No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. IPL हम इंडियंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। जितने एक्साइटेड हम किसी फेस्टिवल को लेकर होते हैं ना, उतने ही इस आईपीएल को लेकर के भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज और कल यानी 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन हो रहा है, वो भी बेंगलुरु में। और इस बार 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 590 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा सकती है। तो आपको बता देते हैं इस वीडियो में कि इस वीडियो में हम सब कुछ आईपीएल के बारे में जानेंगे, यानी कि आईपीएल नीलामी होती कैसे है, होती क्या है, और खिलाड़ियों की बेस प्राइस तय कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल नीलामी से ये फैसला होता है कि किस टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। ये एक खुली नीलामी होती है जिसमें सभी टीमें हिस्सा ले सकती हैं, और जिस भी खिलाड़ी को वो खरीदना चाहती हैं उनके लिए बोली लगा सकती हैं। इस प्रोसेस में आईपीएल नीलामी के दौरान नीलामी कराने वाला या ऑक्शनर खिलाड़ियों के नाम का ऐलान करता है। ऑक्शनर बताता है कि खिलाड़ी क्या करता है, जैसे बॉलिंग या बैटिंग, किस देश का है और उसकी बेस प्राइस क्या है। इसके बाद टीम उस खिलाड़ी की बेस प्राइस के अनुसार बोली लगाती है। अब मान लीजिए किसी खिलाड़ी की बेस प्राइस 1 करोड़ है, तो उसकी बोली भी 1 करोड़ से ही शुरू होगी। टीमें बोली लगाती जाएंगी और लास्ट में जो भी टीम सबसे ज्यादा बोली लगाएगी, सबसे ऊंची कीमत पर खिलाड़ी उसी टीम का हो जाएगा और उसी टीम में जाकर शामिल हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है बेस प्राइस की, कि आखिर ये बेस प्राइस क्या होता है, तो ये भी बताते हैं। बेस प्राइस वो न्यूनतम कीमत होती है जिस पर नीलामी में खिलाड़ी की बोली लगती है। बेस प्राइस को खिलाड़ी नीलामी से पहले तय करता है और बीसीसीआई को सौंपता है। खिलाड़ी बेस प्राइस को तय करते समय अपना पिछला परफॉर्मेंस, अपनी पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया फॉलोअर्स आदि इन सब चीजों का ध्यान रखता है।
जाते जाते हम आपको ये भी बता देते हैं कि आईपीएल की किसी भी टीम में कम से कम 18 खिलाड़ी और ज्यादा से ज्यादा 25 खिलाड़ी हो सकते हैं और इसमें विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप बताइए कि इस आईपीएल ऑप्शन को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं और कौन से टीम के खिलाड़ी को आप किस टीम में देखना चाहते हैं, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए देर हिंदी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. प्रायोजक स्वीटी शाही खजूर, बेहतर नहीं बेहतरीन स्वाद, अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है, और मयूर जोश कच्ची घानी सरसों का तेल, भरोसा सेहतमंद कल का। न्यूयॉर्क, सिंगापुर, लोकेशन फाइनल कर रहा हूँ। फिल्म के लिए नहीं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का ग्लोबल कवरेज है ना, डायग्नोसिस हो इंडिया में, ट्रीटमेंट हो कहीं भी दुनिया में। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक काम। शुरू हो रहा है टॉप 14 का पुनः उत्सव। इंडियाज़ गॉट टैलेंट ग्रैंड प्रीमियर आज रात 8 बजे सोनी पर। हेलो बैच ऑफ 2022। दुनिया तो यही कह रही है कि अरे ये लोग पास हो रहे। रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखोगे? बस पढ़े रहे 2 साल घर पे। पर दुनिया ये नहीं जानती कि हम क्या लिखेंगे। पे कट्स हुए पर फिर भी मेरी फीस पूरी भरी गई। माँ को एक सेकंड भी बैठे हुए नहीं देखा ताकि मुझे ऑनलाइन क्लास के बीच उठना ना पड़े। पापा को मेरी केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसी चल रही है इसकी चिंता थी जब वो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस ले रहे थे, और ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा पाती। इसीलिए आपको हमारे जैसा बैच कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू। जब अपनों का साथ हो और लाइफ इंश्योरेंस का भरोसा, तो हर मुश्किल से बाउंस बैक मुमकिन है। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। तो भैया टैक्स सीजन आते ही मौसा की फूफा से, पापा के बचपन के दोस्त से, ऑफिस वाले बेस्ट फ्रेंड से, और बेस्ट फ्रेंड की स्मार्ट दीदी से सबसे राय तो ले ली, लेकिन इन सबसे पूछकर क्या मिला? अरे भाई, जब सवाल हो टैक्स बचाने का, सोचना क्या है? ELSS है ना। ELSS, टैक्स सेविंग्स भी, वेल्थ बिल्डिंग भी। Start your investment journey today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. आज हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, पर गेम वही जीतता है जो खुद ही अपना रास्ता बना ले। RummyCircle.com पे खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो मेगा प्राइजेस। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। कुछ खिलाड़ी सिर्फ पत्ते नहीं, बड़े सपने सजाते हैं। कुछ खिलाड़ी किस्मत से नहीं, हुनर से दांव चल जाते हैं। खेल से नहीं, इरादों से बड़े बन जाते हैं। हार तो उनकी अपनी, पर जीत किसी और के नाम कराते हैं। अपनों की खुशी को जो खुद से ऊपर रख जाते हैं, वही खिलाड़ी अपनी लाइफ के हीरो कहलाते हैं। बाबा, उन खिलाड़ियों के लिए जो सिर्फ गेम में नहीं, लाइफ में जीतना चाहते हैं। हाजिर है फर्स्ट गेम्स। खेलो बड़े गेम्स।